ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, पॉलिटी है, पर क्या बोलते हैं, एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जैसे साउंड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अब पहले से सही है, तो उसकी वजह से मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने ये देख लिया तो आप शुरू का आधा 1 घंटा जो है स्किप करके डायरेक्टली हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन था उसका जो 3 टॉपिक हमने शुरू कर लिए थे उसके बाद वाले पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ODR, ठीक है, ऑनलाइन विवाद समाधान। जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, ADR, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था ना, इसी की जगह अब जो है ODR शुरू हो गया ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन ही होता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो ADR था वो कन्वर्ट होकर अब हमारा ODR हो चुका है, ठीक है। तो ADR क्या था, जो छोटे मोटे मामले होते थे जो न्यायालय से बाहर जिनका निपटान होता था उनको हम ADR के अंतर्गत लाते थे। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई है ना, तो इस टाइप के मामले, या फिर छोटे मोटे और भी, जैसे अगर ज़मीन वगैरह का विवाद अगर ऑनलाइन सुलझाया जा सके, ठीक है, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे मोटे मामले इसमें आते थे, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता था, तो नेगोशिएशन हो जाती थी, मतलब मध्यस्थता हो जाती थी, वार्ता बातचीत से, या पंच निर्णय जो 5 लोगों को इकट्ठा करके बैठा के करते हैं, ठीक है। तो उन सब का यूज़ किया जाता था इसके अंदर, ठीक है। तो उसी की जगह अब ODR आया, जिसे कि हमारा जो नीति आयोग है उसने अपनी पहली पुस्तिका जो है प्रकाशित की है ODR के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आपने देख लिया ADR क्या होता है, इन सब मामलों से उसके जो है हम जो लघु और मध्यम लघु तरह के जो मामले होते हैं उनको न्यायालय से बाहर निपटा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ ODR प्लेटफॉर्म, तो इसका डिज़ाइन प्रिंसिपल में देखिए क्या होता है, जैसे कि रेजिलियंस, मतलब लचीलापन होना चाहिए, सुदृढ़ता होनी चाहिए, पोर्टेबल होनी चाहिए, मतलब कहीं पे भी आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एम्पावरमेंट हो, यूज़र सेंट्रिसिटी हो, ठीक है, मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी हो, मतलब जैसे कि काफ़ी सारी जो ऑनलाइन वो थे ना, जो न्यायालय चलता है वो एक टाइम पे बहुत सारे उनका कनेक्ट हो सके, ठीक है, एक टाइम पे हम काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट कर सकें उससे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों, मतलब ये नहीं कि एक ही हम जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक ही पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, मतलब एक टाइम पे 4-5 मुकदमे जो है चलते रहे, ठीक है। इंट्रोपैरेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी हो, डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट हो, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट बाय डिज़ाइन, ये सब मतलब इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ODR जो है इसका दृष्टिकोण कैसा होगा, तो इसका दृष्टिकोण होता है कि न्यायालय एक स्थान नहीं होता बल्कि एक सेवा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, तो उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनका फैसला कैसा हो रहा है, उन्हें मतलब है कि या तो उन्हें अलग होना है तो अलग होना है, और एक साथ रहना है तो एक साथ रहना, मतलब उनका डिसीजन मिल जाए, ठीक है। ये एक सर्विस है एक तरह की, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो विकास है ODR का वो क्यों हुआ, कि क्योंकि जैसा कि देखिए ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका जब से मतलब विकास हुआ है, ठीक है, तो लोगों की जो इंटरनेट तक पहुंच है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से ODR जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ICT ने, हमारे सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो कोरोना टाइम पे जो है ODR जो है सभी के लिए न्याय तक पहुंच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए जो ODR है उसका विकास कैसे हुआ, देखिए ये फिगर में दे रखा है अलग अलग जो मैटर हैं। तो सबसे पहले 2006 में क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज थी, ठीक है, उसने क्या परचेज़ किया, .in, ठीक है। जैसे .com होता है ना, google.com, तो ऐसी .in जो है डोमेन नाम, जैसे आप गूगल वगैरह पे जाके आपको डोमेन, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपको उसका डोमेन होता है वो ख़रीदना पड़ता है पैसों में, ठीक है। तो उसके लिए .in नाम का जो है डोमेन विवाद समाधान नीति को अपनाया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2017 में क्या हुआ, विधि एवं जो न्याय मंत्रालय है उसने ऑनलाइन जो मध्यस्थता होते हैं ना, जो बीच बचाव कराते हैं, उनसे सहायता मांगने के लिए जो सरकारी एजेंसी होती है उनसे, उनके लिए एक वक्तव्य जारी किया, मतलब उनसे हेल्प मांगी कि आप आके बीच में जो मध्यस्थता है उसका काम करिए। उसके बाद 2018 में जो MSME मंत्रालय है उसने समाधान पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। जो भी हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्यम होते हैं ना, उनका जो मतलब वो टैक्स पे करने में जो संबंधी जो मामले होते हैं, ठीक है, जैसे भुगतान संबंधी विवाद होते हैं, इनमें देरी ना हो इसके लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए 2019 में तो स्टार्टअप्स का जो सहयोग करने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान, जिसे EADR कहा गया, वो चैलेंज शुरू किया गया, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भारत सरकार है 2020 में उसने क्या किया, ODR के माध्यम से जो टैक्स डिस्प्यूट होता है ना, कर विवाद होते हैं, उनका समाधान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की 2020 में, ठीक है। उसके बाद 2020 में ही क्या हुआ, फिर से जो नीति आयोग है उसने भारत में ODR को एक मतलब व्यापक आधार प्रदान करने के लिए जो न्यायमूर्ति थे AK सीकरी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसके बाद फिर से 2020 में ही तो जो छत्तीसगढ़ था वो ऑनलाइन अदालत जो मतलब वो करने वाला, अटेंड करने वाला पहला वो हो गया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट अगर स्टेट की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ थी, जिसने प्रथम जो आभासी लोक अदालती उसका आयोजन किया, ठीक है। उसके बाद 2020 में जो है एक संसदीय समिति थी जो कि किससे संबंधित थी, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय जो विभाग था
उससे संबंधित थी। उसने जो है अपनी रिपोर्ट दी, उसमें क्या कहा गया कि जो मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया है उनमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ का आह्वान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, तो ODR की वर्तमान स्थिति जो है भारत में, उसको देख लेते हैं। तो ये जो परियोजना है ये क्या काम कर रही है, ये जो ई समिति के नेतृत्व में क्या करती है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसमें ये देखती है कि उसका जो प्रौद्योगिकी का यूज़ है और उस जो प्रशासनिक सुधार है, ठीक है, उनकी निगरानी के लिए जो ICT हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका मतलब मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं न्यायपालिका में। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रयासरत भी है और उसका समर्थन करती है। ठीक है, उसके बाद ई लोक अदालतों का आयोजन। तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, जो अधिकारी हैं वो इसके लिए प्रोत्साहित हुए हैं, मतलब ऑनलाइन जो ODR है इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है ई लोक अदालत है उनका आयोजन भी किया जा रहा है। इसके रूप में अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम ई लोक अदालत किसने आयोजित की, छत्तीसगढ़ ने, ऊपर ही अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्चुअल कोर्ट या फिर आभासी अदालत। अब इसके अंतर्गत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये माना कि मतलब जो कुछ मामले होते हैं उनका आंशिक या पूर्णतः समाधान जो हमारी जो आभासी अदालत है उसके द्वारा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल तो जैसे ट्रैफिक चालान हो गया या चेक बाउंसिंग हो गया, इस तरह के जो साधारण मामले होते हैं इनके समाधान के लिए इसकी अनुशंसा की है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो डिजिटल भुगतान पर RBI की ODR नीति, तो इसके अंतर्गत जो RBI था उसने क्या किया, जो डिजिटल जो भुगतान है उनको बढ़ावा देने के लिए एक विकासशील जो डिजिटल भुगतान है उसकी स्थापना की, उस पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, उसकी स्थापना की और उसको कैसे बनाया गया, तो 2 स्तरीय ODR प्रणाली के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। ठीक है, 2019 में। उसके बाद है राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का प्रारूप। तो ये नीति हमें क्या देती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी शिकायत निवारण प्रणाली है उसके यूज़ का हमें सुझाव देती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो भी ई-कॉमर्स होते हैं उनसे अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो क्षतिपूर्ति होगी ना इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उसका भी प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो ODR है उसके अगर बेनिफिट देखें हम, देखिए सबसे पहले क्या है, ये लागत प्रभावी होती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो आपका तो समय बचता ही बचता है आने जाने का, ट्रैवलिंग का, है ना। उसके अलावा जो तटस्थ लोग होते हैं जैसे कि जो कोर्ट वगैरह में जैसे टाइपराइटर होते हैं ना, अगर मान लीजिए चलिए मेन कोर्ट नहीं है, ये ADR होता है, पर उसमें भी मान लीजिए सफाई कर्मचारी, पानी पिलाने वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ आपके साथ भी जैसे जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में, है ना, उन सब का जो तटस्थ लोग होते हैं उनका भी टाइम बचता है। उसके अलावा जो ODR में जो समाधान प्राप्ति है उसके समय को भी कम किया जाता है। ठीक है, आपको आने जाने का ट्रैवलिंग का टाइम बच गया। जो विधिक परामर्श होते हैं उसकी आवश्यकता को भी समाप्त करके जो विधिक लागत होती है उसको कम करने की क्षमता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये क्या है, सुविधाजनक और एक त्वरित विवाद समाधान है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक तीव्र एवं अधिक सुविधाजनक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इजीली मतलब वो आप घर बैठे भी उसे अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका यात्रा का समय बच रहा है। सुनवाई की तिथि के अनुसार समय निकालने की आवश्यकता होती है, उसको भी जो है समाप्त करता है। मान लीजिए आपको आज 15 मिनट आपने अटेंड करी, आपको कहा गया 4 दिन बाद आइए, तो 4 दिन बाद फिर आप ऑनलाइन बैठ जाएंगे, है ना। तो इससे काफ़ी सारा जो है टाइम और पैसा जो होता है वो बच जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए इस फिगर में जो दे रखा है, तो 4 लेयर मॉडल फॉर एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि देखिए पहला कोर्ट होता है, उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मेन मुद्दे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उससे फिर जो ADR होते हैं उसके अंतर्गत जो है डिस्प्यूट जो कंटेनमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सेटलमेंट और मीडिएशन के थ्रू जो है सेटल हो सकते हैं, वो ADR में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है ODR। इसके अंतर्गत जो हमारी लीगल हेल्थ प्रमोशन होता है, मतलब जो हमारी सेहत होती है उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, कोरोना की वजह से मान लीजिए आप, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो लीगल गाइडेंस और असिस्टेंस होती है वो दी जाती है लोगों को। ठीक है, मतलब जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनको यहाँ पे ले जाया जाता है ODR में। ठीक है, उसके अलावा फिर ADR, फिर सबसे मेन में हमारा कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो न्याय तक पहुँच में इससे वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो ODR होता है इसका मेन काम क्या होता है, मीडिएशन करना, मतलब एक तरह का समझौता करना 2 लोगों के बीच। ठीक है, इससे क्या होता है, जो विवाद समाधान की प्रक्रिया की जो प्रतिकूलता और जटिलता होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे न्याय तक पहुँच में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा देखिए निहित जो पूर्वाग्रह होते हैं उनकी इससे जो है समाप्ति होगी। उसके अलावा देखिए जो निहित पूर्वाग्रह, इसके अंदर क्या होता है, जो ODR होता है उसमें उनके सामने सिर्फ एक मतलब फ़ोटो जाती है, जो मतलब जो जिनका पक्ष जो अलग अलग पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो उससे जो प्लेटफॉर्म, लिंग, सामाजिक परिस्थिति, निर्जातीयता, नस्ल, इन सब पे मतलब जो हमारे जो वो होते हैं मीडिएशन करते हैं उनका ध्यान नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ वो दावों और सूचनाओं के आधार पर जो है विवाद को हल करते हैं, ना कि इस आधार पर कि पक्षकार इनमें से कौन है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है और पक्षकार कौन है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए वो सिर्फ दावों और सूचनाओं पर ध्यान देते हैं
और उसका फैसला करता है, ठीक है। उसके अलावा समाज की जो विधिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, ठीक है। विधिक मतलब जो लॉफुल जो स्थिति है, जो कानूनी स्थिति है, उसमें सुधार होगा इससे। तो इसके अंतर्गत जो समाज होगा उसकी विधिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो अपने अधिकार है उनके बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे, ठीक है। उससे उनका जो यूज़ होता है, उनके जो व्यक्ति होते हैं उनके पास उन्हें यूज़ करने के साधन भी उपलब्ध होंगे, ठीक है। इससे हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी सुधार होगा, और जो हमारी विधिक स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो विधिक परिप्रेक्ष्य का संपूर्ण रूपांतरण, तो इसके अंतर्गत जितने भी भारत के नागरिक होंगे उनको एक त्वरित, कुशल और प्रभावी जो है तरीके से गरिमा एवं जो सम्मान है वो प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा न्याय की जो व्यापक दृष्टि है वो भी प्रदान होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अपने निर्णय और प्रक्रियाओं में निष्पक्ष, व्यवहार में पारदर्शी और राज्य द्वारा प्रवर्तनीय एवं वैध होंगे। जो भी जो न्याय की व्यापक दृष्टि है वो इन सब पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अतिरिक्त इन सब के ऊपर समान न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, और सभी के लिए इसे सुलभ भी कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ODR है उसके समक्ष चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहले देखिए संरचनात्मक चुनौतियाँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, डिजिटल साक्षरता, जो कि बहुत कम है। अगर महिलाओं में देखें तो ये जो गांव की महिलाएं होते हैं उनमें और भी ज़्यादा कम होती, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो डिजिटल विभाजन है, मतलब शहरों में ज़्यादा होता है, गांव में जो है इसका जो है कनेक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो इसका हमें उन्मूलन करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम जो आयु, निर्जातीयता, भौगोलिक संदर्भ, इस पे जो है अलग अलग डिवीज़न इसके बने हुए हैं, ठीक है। गांव में कम और शहरों में ज़्यादा। उसके अलावा देखिए जो डिजिटल अवसंरचना है हमारी, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारी प्रौद्योगिकी अवसंरचना है उसको जो है सुदृढ़ करना होगा, ठीक है। इसके लिए हम जो कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन, मध्यम से उच्च जो बैंडविड्थ युक्त इंटरनेट कनेक्शन है उस तक हमें पहुंच बढ़ानी होगी, ठीक है, जिससे हमें अबाध्य और स्पष्ट रूप से सुनवाई करने में न्यूनतम समय लगेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो प्रौद्योगिकी तक पहुंचने के मामले में जो लैंगिक विभाजन होता है, ठीक है, तो एक जो इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार भारत में जो इंटरनेट उपयोग करता है उसमें महिलाओं के अगर भागीदारी देखें तो सिर्फ 1/3 है, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 28% है, ठीक है। तो इससे हमारी जो ODR सेवाएं हैं उसमें जो मतलब प्राप्त करते हैं उनमें असमानता आ जाती है, ठीक है। इससे जो पारंपरिक न्यायालय है उसके माध्यम से न्याय तक पहुंच के मामले में पहले से मौजूद जो लैंगिक विभाजन है उसमें जो है कहीं ना कहीं और भी वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा देखिए इसके व्यवहार संबंधी जो चुनौतियाँ है, तो सबसे पहले ODR के संदर्भ में जागरूकता की कमी है। जो अभी करंट टाइम है उसके अंदर जागरूकता की क्या है, कमी है। तो इसकी जो जागरूकता की कमी है उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वादी होते हैं या फिर जो व्यवसायी होते हैं उनके बीच जो ODR की प्रक्रिया है ना उसमें विश्वास कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि जो MSME जो उद्योग है हमारे या उपभोक्ता विवाद हैं, इन जैसे जो व्यापक संभावना वाले क्षेत्र हैं उसमें जो ODR का अनुप्रयोग है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे जो है ODR की प्रक्रिया है उसको नुकसान पहुँचेगा। उसके अलावा देखिए जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनकी भूमिका, तो इसके अंतर्गत जो न्यायालय में मामले लंबित पड़े हुए हैं ना उसमें से 46% ऐसे मामले हैं जिसमें जो सरकारी विभाग है वो एक पक्षकार की तरह वहाँ पे रूप में शामिल है। तो ऐसे मामलों में सरकार को क्या करना होगा, या तो मतलब जो ODR जैसे प्रोसेस है उसको अपनाना जो है इसमें विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मतलब लोग ये देखेंगे कि सरकार खुद ही अपना रही है इसको, तो इससे जो है लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा इसके अंतर्गत बढ़ेगा। उसके अलावा देखिए जो फिगर है इसमें ODR तंत्र के निर्माण के लिए अपनाए जा सकने वाले सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, शिक्षा और मूल्यांकन ODR के प्रमुख चरण है, ठीक है। मतलब लोगों को शिक्षित किया जाए और इसका जो है मूल्यांकन किया जाए प्रोसेस का, कि इससे जो केसेस सॉल्व हो रहे हैं वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा जो साइबर सुरक्षा की दिशा में जो है सक्षम प्रौद्योगिकी समाधान, इसको तैयार करने की आवश्यकता है। मतलब हमें जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारी अवसंरचना है उसको जो है सुधारा जाना चाहिए, जो डिजिटल अवसंरचना है, ठीक है। उसके बाद ODR में विकास के लिए जो मार्गदर्शन है उसके लिए सिद्धांतों को जो है खुला रखना, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम समझौते के प्रवर्तन पर स्पष्टता का होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब अंतिम में क्या जो मध्यस्थता समझौता हुआ उसके ऊपर जो है स्पष्टता का होना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो परिचालन संबंधी चुनौतियाँ हैं, बस मतलब इसके परिचालन में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। तो देखिए जैसा कि इस सब के अंदर जो भी आपकी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है। मतलब जो हमारा वो होता है आमने सामने की वार्ता उसमें कमी होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर आप ऑनलाइन कर दे तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन छद्म रूप होता है या गोपनीयता का आपकी उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। जो आपकी सेंसिटिव जो भी आप खबर मतलब वहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। डिजिटल साक्ष्य में हेरफेर हो सकता है, या डिजिटल रूप से दिए गए जो समझौते होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है।
उसके अलावा देखिए जो पुरातन विधिक प्रक्रियाएँ होती हैं, तो हमारी जो विधिक प्रक्रियाएँ वो क्या है, पुरातन टाइम से मतलब पुराने टाइम से चली आ रही हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम ऑनलाइन मतलब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये नोटरीकरण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे एफिडेविट होता है ना, ऐसे ही ये नोटरीकरण का एक डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इस पे फिज़िकल जो है स्टैंप लगती है। तो जो इसके नियम है, नोटरी नियम 1956, इसके अनुसार जो है वो व्यक्तिगत रूप से ही जाके करवाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रक्रियाओं में जो है बाधा आती है। उसके बाद देखिए जो आगे की राह अगर हम देखें, तो सबसे पहले बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक जो है भौतिक पहुंच में वृद्धि करना। तो इसके अंतर्गत अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, तो सिर्फ ऐसा कौन कर सकता है, सरकार और जो न्यायपालिका है उनके संयुक्त प्रयासों से ये किया जा सकता है। उसके अलावा देखिए जो हमारी डिजिटल साक्षरता है उसमें वृद्धि करना। तो अगर आईसीटी की जो वास्तविक क्षमता का यूज़ करना है, तो उसके लिए जितने भी उपयोग करते हैं उनका डिजिटल रूप से साक्षर होना क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो क्षमता निर्माण है, तो इसमें हमारे जो मध्यस्थता होते हैं ना उनकी संख्या हमें बढ़ानी होगी, ठीक है। उसके लिए जो है प्रशिक्षण और प्रमाणन जो कार्यक्रम होते हैं वो आरंभ किए जा सकते हैं, ठीक है। जिससे सहयोगात्मक प्रयास करने चाहिए जो अभिकर्ता होते हैं उनको। उसके अलावा देखिए सरकारी जो अभियोजन है उसके लिए ओडीआर को अपनाया जाए, ठीक है। सरकारी जो अभियोजन, जो सरकारी कार्य है, जो हमने पीछे देखे थे 46% जो सरकारी काम है, तो इनके लिए जो ओडीआर को अगर अपनाएंगे तो उससे जो है लोगों में इसका प्रोत्साहन जाएगा। उसके अलावा देखिए इसका एक विनियमन होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, जो हमारी प्राइवेसी होती है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका अनुकूल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक विनियामक मॉडल जो है अंतिम उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करे, ऐसा मॉडल बनाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो अति विनियमन और नवाचार है, और जो अति विनियमन मतलब ज़्यादा जो विनियमन है, रेगुलेटरी है जो ज़्यादा, वो हमारे जो नवाचार है उसको बाधित ना करे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में क्या हुआ, कुछ जो विधेयक थे उनको आनन फानन में जो है संसद द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और उन्हें जो है अति शीघ्रता से पारित किया गया। इससे जो हमारी संसद है उसकी कार्यप्रणाली की जो उत्पादकता और गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं शरण हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो संसद के भीतर जो कार्य संचालन होता है उसमें भी गिरावट को लेकर अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि अगर हम हालिया एग्जाम्पल देखें जिसमें जो संसद की उत्पादकता उसमें गिरावट आई, तो पहला क्या है, बजट सत्र में विधेयक की जो समीक्षा होती है वो नहीं होना, मतलब वो समीक्षा इस बार नहीं हुई, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो विधेयक होता है उसको पास होने के लिए जब वो संसद में आता है उसके बाद उसे संसदीय जो समिति होती है उसको भेजा जाता है, ठीक है। मतलब उनकी चेकिंग करने के लिए। तो इस बार क्या हुआ कि जो विधेयक थे, जो 2021 में 13 विधेयक थे उनको जो है प्रस्तुत किया गया, पर उन्हें किसी भी संसदीय समिति को प्रेक्षित नहीं किया गया। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक था 2021, उसको नहीं भेजा गया। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021, इनको जो है जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, ठीक है। यह जो है दक्षता की बजाय क्या दिखाता है, संसद द्वारा विधेयकों की समीक्षा करने के अपने कर्तव्य के परित्याग का क्या है, संकेतक है। मतलब उन्होंने जो है संसदीय समीक्षा नहीं करी, तो ये उनसे जो है उनके परित्याग का संकेतक दिखाता है, ठीक है। अब देखिए संसद की उत्पादकता में गिरावट के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए संसद की जो जवाबदेहिता होती है उसका अभाव होगा, ठीक है। उसके अलावा विधायी कार्यों पर जो समझौतावादी दृष्टिकोण होता है उनका, उसका अभाव दिखेगा, ठीक है। सॉरी, उसका अभाव नहीं दिखेगा, मतलब वो शो होगा। मतलब जितने भी हमारे कानूनी जो कार्य होते हैं, विधायी कार्य होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक समझौता जो है मतलब समझौता कर लिया गया, तो इसका दृष्टिकोण होगा। उसके अलावा असहमति व्यक्त करने के साधनों का इसमें अभाव दिखेगा। मतलब कोई असहमति है ही नहीं, सीधा संसद में गया और पास हो गया विधेयक। उसके अलावा जो विधेयक की भूमिका होती है वो शक्ति संतुलन में व्यवधान उत्पन्न करती है, ठीक है, जो विधायिका की भूमि होती है। उसके अलावा शासन व्यवस्था में उत्पन्न जो शून्यता है उसको जो न्यायपालिका की जो सक्रियता है उसके द्वारा तीव्रता से भरा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला आगे क्या कहा गया, तो विधेयकों को जो संदर्भित करने की घटित प्रवृत्ति है। तो जैसा कि देखिए जो 14वीं और 15वीं लोकसभा थी उसमें क्रमशः क्या दिखा कि 60 और 71% जो विधेयक हैं उसको संवीक्षा के लिए जो समितियों को है प्रेक्षित नहीं किया गया, ठीक है। 14वीं में 60% और 15वीं में 71%, ठीक है। अब चलिए ये तो काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। अब देखिए 16वीं में, तो उसमें ये घटकर कितनी रह गई, 27%। और 17वीं मतलब 2019 से लेकर अब तक ये सिर्फ 11% रह गई। मतलब सिर्फ 11% ऐसे जो संसदीय समीक्षा के पास भेजे गए, उसके अलावा सारे वैसे ही पास कर दिए गए, ठीक है, जो विधेयक होते हैं। उसके अलावा देखिए जो उपस्थिति में कमी है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें सदस्यों की जो औसत उपस्थिति घटकर क्रमशः 71 और 74% रह गई है अब आज के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना,
तो विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया कि कुछ जो विधेयक थे उनको धन विधेयक के रूप में चिन्हित करने और जो हमारी राज्यसभा होती है उसके पास पारित कराने के लिए जो है मतलब जैसा कि आपको पता होगा 14 दिन तक अगर राज्यसभा कोई वो ना दे, रिस्पॉन्स ना दे, तो वो पारित कर माना जाता है। तो उसकी संदेहात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, अधिकरणों का जो पुनर्गठन था, चुनावी बॉन्ड का प्रचलन हुआ। ठीक है, ये सब मतलब धन विधेयक के रूप में पारित हुए। विदेशी अभियान अधिनियम में संशोधन करना, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसके साथ ही जो आधार एक्ट था उसको भी धन विधेयक के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय जो बजट है उस पर चर्चा का अभाव हुआ। अब देखिए जो इसमें याद रखने का पॉइंट क्या है, तो जो हमारा टोटल बजट था ना, कुल बजट था, उसका जो 76% हिस्सा था उसको बिना किसी चर्चा के जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा संविधान होता है उसने क्या जो लोकसभा उसको क्या मतलब वो दिया है कि जो प्रत्येक विभाग और मंत्रालय उसके बजटीय व्यय को अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारी वो था लोकसभा था उसने 5 मंत्रालय सेलेक्ट किए, उसमें से चर्चा किस पर की गई, सिर्फ 3 ही पर जो है विभाग पर की गई। ठीक है, उसके अलावा देखिए उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, तो जो संविधान का अनुच्छेद 93, तो उसके अनुसार जो लोकसभा वो क्या चुनती है, अपने जो उसका सदन होता है उसके लिए 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, पर वर्तमान में क्या देखा गया, जो अधिकांश उपाध्यक्ष होता है उनकी अनुपस्थिति रही। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद की कार्यप्रणाली का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले लोकतंत्र में जो है केंद्रीय भूमिका, तो जैसा कि आपको पता ही कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें संसद क्या है, एक मतलब केंद्रीय भूमिका में प्रतिनिधि निकाय, मतलब एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है ये हमारे लोकतंत्र में। तो यह जो सरकारों के कार्यों पर निगरानी रखती है और उसमें संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, उसके अलावा विधायी प्रस्तावों की जांच करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो संसद होती है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जितने भी विधेयक पास होते हैं उन पर जांच करेगी। ठीक है, उन पर जो है सूक्ष्म भेदों और प्रावधानों के निहितार्थों को समझेगी और उन पर उचित निर्णय करेगी। ठीक है, पर ऐसा जैसा अभी देखा गया कि पास कर रहे बिना उसके, तो उससे जो है उस पर मतलब उसकी जो वो है उत्पादकता है वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा देखिए लोकतंत्र में संसद के लिए निर्दिष्ट 3 भूमिका, संसद की 3 भूमिका होती है। सबसे पहले विधि निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, जितने भी हमारे कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होती है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय और नागरिक हैं उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श और वाद विवाद में शामिल होती है। ठीक है, उसके अलावा लोगों के प्रति जो नीतियाँ होती हैं या कार्यवाहियाँ होती हैं उन पर सरकार की जो जवाबदेही होती है वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो संवैधानिक अधिदेश है उसको पूरा करती है। तो अपने संवैधानिक अधिदेश को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए कि अनिवार्य है कि संसद जो है वो उचित रीति से कार्य करे। जैसा कि अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो प्रतिनिधि निकाय होता है, मतलब संसद क्या है, प्रतिनिधि निकाय, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यह एक विविधतापूर्ण देश होने के नाते जो भारत है उसमें उचित रीति से जो कार्य करने वाली संसदीय प्रणाली है उसको प्रतिनिधित्व, अनुक्रियाशीलता और उत्तरदायित्व, इनके आधार को बनाए रखना चाहिए संसद को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बैठकों की जो संख्या है उसको बढ़ाकर, तो ऐसा जो है जो संसद है उसको ऐसा करना चाहिए कि जो बैठक की संख्या है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बैठकों की संख्या बढ़ेगी तभी जो विधेयक है उन पर जो है चर्चा या विचार विमर्श हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो राष्ट्रीय संविधान कार्यकारण समीक्षा आयोग है उसने मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी मिनिमम मतलब न्यूनतम जो बैठक होती है उनकी 120 तो लोकसभा के लिए और जो 100 होती है वो राज्यसभा के लिए निर्धारित की थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो संसद सदस्य हैं उसको अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराना, अनुसंधान क्या होता है मतलब रिसर्च। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो ये सहायता क्या करेगी, जो टेक्निकल नेचर के जो मुद्दे होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए जो समिति है उसको सक्षम बनाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इस टाइप से उनके अंदर जो विशेषज्ञ निकाय होते हैं उनका डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मैटर पे जो है वो अपना डिसीजन देने के लिए जो एक विशेषज्ञ निकाय होता है उस टाइप से वो है उसे बना पाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो समिति को निर्दिष्ट करना है, तो इसके अंतर्गत ये आवश्यक है कि जो भी हमारे विधेयक हैं वो समिति द्वारा उनकी जांच की जाए। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो समिति में कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि उनके जो पूरी जो विशेषज्ञता है ना, तकनीकी विशेषज्ञता है, उसका पूर्णतः उपयोग किया जा सके। उसके अलावा देखिए नियमित इसकी निगरानी करना, तो समिति के प्रदर्शन के जो है नियमित आकलन के लिए एक तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। उसके अलावा देखिए जो जिम्मेदार पक्ष है,
तो इसके अंतर्गत जो हमारा विपक्ष होता है उसको क्या करना चाहिए, एक वो वैकल्पिक तरीके पर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अपनी आपत्ति जो है वो प्रकट कर सकता है, सुझाव दे सकता है, परंतु ऐसा उन्हें जो है तर्कसंगत और प्रभावी तरीके से करना चाहिए। मतलब ये नहीं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, वो तर्कसंगत हो और प्रभावी तर्क हो, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा छाया जो मंत्रिमंडल है, शैडो कैबिनेट, वो मंत्रालयों की विस्तृत निगरानी करता है और जांच की अनुमति देता है, ठीक है। और उसमें जो है रचनात्मक जो सुझाव होते हैं वो देकर सांसदों की हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो लोक प्रतिपुष्टि होता है जिसे फीडबैक कहते हैं, उसके अलावा देखिए जो फीडबैक है उसमें क्या कहा गया कि जो सरकार है उसको जो हमारी संसदीय प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उस पर एक व्यापक विमर्श को प्रेरित करना चाहिए। विमर्श मतलब जैसे टॉक शो होता है ना, मतलब बैठ के अलग अलग लोग डिबेट करते हैं, तो उस टाइप से जो है इसको प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, दीर्घावधि तक जो है जन भागीदारी उनको प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो दल परिवर्तन अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, आवश्यक जो संशोधन है, ठीक है, जिससे क्या हो, जो सांसद होते हैं उनको पार्टी लाइन में जो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता मिले। मतलब वो कुछ भी प्रेशर में आके ना कहें, डायरेक्टली उन्हें जो कहना है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल पाए, ठीक है। यह अंततः संसद की जो प्रभाव, वो उत्पादकता है और गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करने में सहायक होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा दल परिवर्तन नियम पढ़ा होगा, तो जैसे अपने पार्टी के अगेंस्ट में वोट नहीं दे सकते, ठीक है। इस टाइप से जो उस पर जो आवश्यक जो संशोधन है वो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके अलावा देखिए निष्कर्ष क्या है इसका, तो यह सभी जो विधायी प्रस्ताव है उसकी विस्तार जांच करने, उनके सूक्ष्म भेदों और प्रावधानों के निहितार्थों को समझने, उन पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कि जो आनन फानन में पास किए गए विधेयक उसके रिस्पेक्ट में कहा गया, अपने संवैधानिक अधिदेश को पूर्ण करने के लिए यह अनिवार्य है कि संसद जो है 3D अर्थात डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, इसकी भावना को आत्मसात करके उचित रीति से कार्य करे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, राज्य और मंदिरों को क्या विनियमन, ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव हुए थे ना, उसके दौरान ये जो कानून था हिंदू धार्मिक और पूत विन्यास, ठीक है, इसको जो है इसके अंतर्गत जो कहा गया, मतलब जो हिंदू मंदिर थे उनको राज्यों के नियंत्रण से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए, ठीक है। तो इस आंदोलन को कुछ बल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पृष्ठभूमि देखते हैं इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या था। तो जो ये प्रथा थी, जो हमारे राज्यों के अंदर मंदिर आते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1817 में जो औपनिवेशिक शासन था उसके दौरान बंगाल और मद्रास में पहली बार हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो मद्रास हिंदू धार्मिक विन्यास अधिनियम 1925 है, ये ऐसा पहला कानून था जो विशुद्ध रूप से हिंदू धार्मिक विन्यासों से संबंधित था, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो मतलब ये उस समय का था, अब क्या कहा जा रहा है कि जो पंडित होता है उसका बेटा पंडित नहीं होगा, मतलब जिसमें टैलेंट होगा वो आगे आएगा, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में पूरा आर्टिकल दिया गया, तो इसके बारे में 1 बाय 1 करके देखते रहते हम क्या दिया गया इसके अंदर। उसके बाद देखिए ये सारे स्टेट जो थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी स्टेटों ने क्या किया, जो यहाँ के राज्य थे उन्होंने जितने भी जो हिंदू धार्मिक संस्थान थे उनका मैनेजमेंट करने के लिए विभिन्न जो कानून थे वो बनाए, ठीक है। अलग अलग कानून इनके अंतर्गत बनाए गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने भी जो कानून बनाए गए ना, वो ज़्यादातर मंदिरों को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए, ठीक है। जितने भी जो जैसे कि जो अधिकांश थे वो प्रशासनिक निकाय थे, जैसे कि हमारे जो हमने ऊपर देखा HR&SE विभागों की स्थापना करना, ठीक है। उसके अलावा मंदिरों के कामकाज एवं प्रशासन की निगरानी करना, उनके लिए जो है जो ट्रस्टी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उनके लिए बजट की स्वीकृति, ये सब उसके अंतर्गत शामिल थे। मतलब कहीं ना कहीं मंदिरों पर जो है एक रेगुलेट करने के लिए उसे बॉडी बनाई गई, ठीक है। उसके अलावा जो राज्य होता है वो क्या कर सकता है, जो मंदिर होते हैं उनके प्रशासन की प्रत्यक्ष निगरानी और उनके जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके लिए अपना एक कार्यकारी अधिकारी या फिर जो सरकारी अधिकारी होता है उसको नियुक्त भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाल के अगर दिनों में देखें तो जो धार्मिक संस्थानों पर जो राज्य का नियंत्रण है ना, इसकी प्रभावकारिता, आवश्यकता और जो संवैधानिक वैधता है इसको प्रश्नगत किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनके जो विनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब उसके रेगुलेशन जो था उससे संबंधित जो प्रावधान है, तो सबसे पहले देखिए जो अनुच्छेद 25 का 2 है, तो इसके अंतर्गत राज्य जो है ऐसी विधि का मतलब ऐसे कानून को बना सकता है, निर्माण की अनुमति प्रदान करता है, जो कि जो धार्मिक जो कार्य होता है उससे अगर संबंध कोई भी, मान लीजिए कोई आर्थिक कार्य है, ठीक है, वित्तीय हो गया, राजनीतिक हो गया, या फिर कोई भी लौकिक जो क्रियाकलाप है उसका जो रेगुलेट है, विनियमन है, या उसका निर्बंधन कर सकता है राज्य, ठीक है। उसके अलावा जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या जो सार्वजनिक प्रकार के जितने भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं ना,
ठीक है। उसमें जो हिंदू होते हैं ना, उनके सभी वर्गों और उनके अनुभागों के लिए खोलने का इसमें उपबंध किया गया है, ठीक है, 25 के 2 में। उसके बाद देखिए, अगर अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसमें कहा गया कि जो जितने भी जो धार्मिक संप्रदाय है ना, वो अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए वो जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जिसमें जो है स्वतंत्रता किस प्रकार से दी गई है, तो धार्मिक और धर्मार्थ जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए कोई भी संस्थाओं की स्थापना या उसको पोषण करना, ये शामिल है। उसके अलावा अपने धर्म विषयक मामलों को जो है प्रबंध करने की वो है अवधारणा, वो भी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी संपत्ति उनके धार्मिक कार्यों के लिए उन्हें मिलती है, उसका विधि के अनुसार जो है प्रशासन करने का, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है, उसके तहत जो भी संवर्ती सूची की जो प्रविष्टि 28 है, उसमें क्या कहा गया कि दान और जो धर्मार्थ संस्थान है, धर्मार्थ है और धार्मिक निधि है और धार्मिक संस्थान, ये सब जो है जो प्रविष्टि 28 है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो राज्य अनुच्छेद 25-26 के तहत जो उन्हें गिवन जो अधिकार है, प्रदत्त अधिकार है, उसको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधित कर सकता है। मतलब उन्हें जो है मैनेजमेंट जो है राज्य के पास होती है उसकी, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क क्या दिए गए, तो सबसे पहले जो है जो सामाजिक सुधार है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो राज्यों का कानून था HR&CE, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे जो है सुधार किए गए। एग्जाम्पल के लिए, जो वंशानुगत जो पुजारी होता है उसकी व्यवस्था को चुनौती देना, मतलब जो हमारा जो पंडित का बेटा उसी मंदिर में पंडित लग जाता है, इसको चुनौती दी गई, ठीक है। तो उसके अलावा जो मंदिरों में एंट्री होती है उस पर जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है उसको हटाया गया, ठीक है। ये सब इसके अंतर्गत क्या किए गए, सुधार किए गए। उसके अलावा भारत की जो पंथ निरपेक्षता, राज्य और धर्म के कठोर पृथक्करण, उसको प्रोत्साहित नहीं करना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भारत है वो अपने जो पश्चिमी जो उसके मित्र हैं, यूरोप के जो देश हैं, ठीक है, उन देशों से यहाँ की जो पंथ निरपेक्षता है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो राज्य और धर्म है उनके बीच जो विभाजन है उनको कम किया गया, ठीक है। वहाँ के देशों में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। धर्म काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखता है और जो राज्य होता है वो भी मतलब अपने आप को काफ़ी उभार के दिखाता है, ठीक है। भारत में क्या होता है, इनके बीच विभाजन को कम करने के लिए ये सब मतलब बनाए जाते हैं कानून वगैरह, ठीक है। सभी वर्गों का पर्याप्त इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इसके अंतर्गत जो है, जैसे कि भारत में जो है जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, मतलब जो प्रमुख वर्ग होते हैं ना, वो जो मंदिर होता है उसको अपने प्रभुत्व में ले लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सरकारी हस्तक्षेप होगा मंदिरों में, ठीक है, जैसे कि कोई मान लीजिए अगर हिंदुओं का मंदिर है तो हिंदू वर्ग उसे अपने प्रभुत्व में ले लेगा, ठीक है, मोमडन अपने उसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो सरकारी हस्तक्षेप होगा उसे जो ऐसे उपेक्षित वर्ग होंगे इनके मंदिरों के अंदर, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो तमिलनाडु में जो हमारा HR&CE अधिनियम है, ठीक है, यह क्या अधिदेशित करता है, तो इसके अंतर्गत जो HRCE है, इसके अंतर्गत जो न्यासी बोर्ड होगा उसमें जो 3 मेंबर चुने जाएंगे ना उस बोर्ड के लिए, उसमें से एक जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब इसके बोर्ड में एक जो है अनुसूचित जाति जनजाति का होगा तो वहाँ पे जो है इनका भी जो है प्रभुत्व रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मंदिरों का कुशल प्रबंधन, तो उसके लिए यह सुनिश्चित करना कि जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, ठीक है, वो बेहतर तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो पूत विन्यास अधिनियम है, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, वो लागू किया गया था, ठीक है। उसके अलावा निधियों की वृहत मात्रा, क्योंकि जैसे कि मंदिर वगैरह हैं, इनमें आप देखेंगे जैसे जो बड़े बड़े मंदिर है, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर है और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा जो आता है, ठीक है। चल और अचल संपत्ति, मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों संपत्तियाँ उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसका एक सरकारी निगरानी इसके ऊपर रखना आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था, उसके लिए मंदिरों का महत्व, क्योंकि देखिए जो मंदिर है उन्होंने क्या है, काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दिया, ठीक है। जो इसकी अर्थव्यवस्था, जैसे पुजारी, कलाकार, अभिनेता, पुष्प या पूजा सामग्री विक्रेता, ठीक है, इन सबको जो है आजीविका प्रदान करता है, ठीक है। तो इनकी मैनेज करना जो है ना मतलब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मंदिर प्रबंधन के राज्यों के हस्तक्षेप से संबंधित जो प्रचलित मुद्दे हैं, तो उसके अंतर्गत जो अन्य धर्मों के संदर्भ में भेदभाव, ठीक है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें एक आ गया कि जो अनुच्छेद 14 और 15 है, ठीक है, समानता का अधिकार और धर्म के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, इसका उल्लंघन होता है अगर हम कानून बनाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे तो हिंदुओं पे बने हैं ना अलग, जो अन्य धर्म है कुछ, उन पर जो है जो संबंधित संस्थानों को नियंत्रित करने वाले ऐसे अधिनियमों का क्या है, अभाव है उनके अंतर्गत, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी धर्म है सभी पे जो है इनका जो है रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मंदिर बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में अप्रभावी होना, तो इसके अंतर्गत जो उच्चतम स्तर होता है वहाँ पे महिलाओं की अनुपस्थिति क्या है,
निराशाजनक है, ठीक है। उसके अलावा आध्यात्मिक संबद्धता का अभाव। तो यहाँ पर एक विवाद क्या है कि जो सरकार नियुक्त करती है ना, जो बोर्ड न्यासी और समितियाँ जो नियुक्त करती है, उनमें दूरदर्शिता का अभाव होता है। साथ ही उन्हें जो नियुक्त किया जाता है उनमें मतलब ये क्षमता नहीं देखी जाती कि वो मंदिरों को विरासत जो है उसको बनाए रखेंगे और उसको मैनेज करके रखेंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब उनके अंदर जो है पहले देखना चाहिए, या फिर जो प्रमुख जो हमारे जैसे कि हिंदुओं के कोई वो है ग्रुप है, तो उसमें से हमें एक मेंबर इसका लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार। तो इसके अंतर्गत कई जो सरकारी अधिकारी हैं वो ये देखने में है कि जो मंदिरों के स्वामित्वाधीन वाली जो दुकानें होती है उसके फर्जी आवंटन दे देते हैं लोगों को। उसके अलावा मंदिर के धन के गबन और दुरुपयोग, मूर्तियों की चोरी आदि अनुचित कृत्यों में शामिल पाए गए, ठीक है। उसके अलावा सांस्कृतिक जो पूंजी होती है उसका क्षरण होता है। तो इससे जो है जो सांस्कृतिक पूंजी है उसका भी पोषण नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, क्योंकि इसके लिए जो दृढ़ प्रतिबद्धता है और स्थानीय प्रबंधन है उसकी आवश्यकता होती है, जिसका इसमें क्या है अभाव है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मंदिर निकायों का राजनीतिकीकरण। तो यहाँ के जो बोर्ड में जो वो होते हैं ना ट्रस्ट की जो सदस्यता होती है और कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति क्या होती है राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, ठीक है। तो इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। उसका देखिए अगला देखिए, संरचनाओं की पुरातात्विक प्रकृति को बनाए रखने में निराशाजनक रिकॉर्ड। तो जो इसके अंतर्गत कर्मचारी होते हैं उसमें क्या होता है जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है, तकनीकी ज्ञान होता है और जो कौशल होता है उसकी कमी होती है। इसकी वजह से जो मंदिरों में जो कार्य जारी है, कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी होता है, और उसमें जो पुरातात्विक नियंत्रण होता है उसकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतराल देखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप देखेंगे कहीं पे जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहता है, ठीक है। तो इनमें जो है उसको मैनेज करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से उस पर जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में अनुचित हस्तक्षेप। उसके अलावा देखिए जो सरकारी हस्तक्षेप है उससे क्या हुआ है, जो पुरोहित परंपरा थी, मतलब जो पंडित है उसका बेटा पंडित, वो बंद होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो इनको दान मिलता था ना मंदिरों को, अपने जो भारतीय दर्शन के शिक्षण के लिए वैध पाठशाला और शैक्षणिक संस्थानों में जो दान मिलता था उसका यूज़ को भी बंद किया गया, ठीक है। तो ऐसी शिकायतें इसमें बनी हुई है। उसके अलावा देखिए जो फिगर दिया गया है, तो मंदिरों के वित्तीय मुद्दे। तो इसके अंतर्गत जो सरकार है उसके द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन के कारण, ठीक है, जो इनका मैनेजमेंट किया गया वो काफ़ी कम लेवल पे किया गया, जिसकी वजह से वित्तीय जो स्वायत्ता होती है, वित्तीय फ्रीडम होती है, उसका क्षरण हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपर्याप्त निधि सृजन के कारण राजस्व संग्रह में कमी आई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो सीमित स्वायत्ता होती है उसके कारण पर्यटन क्षमता का अल्प उपयोग हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो स्वायत्ता होती है, फ्रीडम होती है, उसको कम किया गया, जिसकी वजह से जो पर्यटन होता है वो भी कहीं पे कम आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आगे की राह अगर इसे देखें हम, तो इसके अंतर्गत समय की मांग क्या है कि इनके अंदर क्या किया जाए, मंदिरों की जवाबदेही प्रबंधन, उनकी संपत्ति का रखरखाव, सांस्कृतिक पूंजी के सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करना और प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना, इनके अंदर मैनेजमेंट जो वो होता है तंत्र होता है, ठीक है। उसके अलावा बेहतर नैतिक मानक इसके अंदर निश्चित करना। इसके लिए जो है निम्नलिखित हम जो है कदम उठा सकते हैं। तो पहला क्या है, आध्यात्मिक और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पारदर्शिता बनाए रखें। तो इसके अंतर्गत जो प्रशासन है वो क्या कर सकता है, अपनी जो उसकी इमेज है रेगुलेटरी मतलब विनियामक की जो भूमिका है उसकी तुलना में अगर वो अपनी सहायक और समर्थकारी भूमिका उसको निभाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आंतरिक रूप से संस्थानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाना। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी की बात करें तो जो उस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं वो अगर हम सेम इसमें अप्लाई कर दें, जैसे कि क्या हो सकता है, तो एक मठ, एक न्यासी मतलब ट्रस्टी, आगम विशेषज्ञ होते हैं जो, ठीक है, मतलब जिन्हें उस चीज़ पे नॉलेज हो, शोधकर्ता हो गए जैसे रिसर्चर होते हैं जो, शिक्षाविद और चार्टेड अकाउंटेंट होता है ना, वकील होता है, इन सब पेशेवरों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना जो डिपार्टमेंट होता है उनका वो उसे अच्छे से चला सकें। उसके अलावा हब और स्पोक जो मॉडल है उसके आधार पर मंदिरों को संयोजित करना। तो इसके अंतर्गत जैसे कि किसी एरिया में मान लीजिए कोई बड़ा मंदिर है, ठीक है, तो उसकी वजह से छोटे मंदिरों को जो है मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो बड़ा मंदिर है वो उसका जो अधिदेश दान होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसके पास, वो उन छोटे मंदिरों को खुद को डेवलप करने के लिए दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा सरकारी कामकाज में जो है पारदर्शिता बढ़ाना। तो ये जो है राज्य का दायित्व होता है कि जो प्रशासनिक मानक होते हैं उनको लागू करे, ठीक है। उसके अलावा सार्वजनिक भागीदारी, जो आम जन की भागीदारी है, तो इसके अंतर्गत जो मंदिर के जो समितियाँ और बोर्ड होते हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि कोई जो विशेष खंड है वो अन्य पर जो है हावी ना हो जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत जो स्वतंत्र मत होते हैं उनको सुना जाए और स्वतंत्रता बनी रहे। उसके अलावा देखिए जो HR&CE विभाग है,
इसकी जो है भूमिका सीमित हो। तो इसे सिर्फ जो है जो विनाम्यकीय कार्य होता है वो करना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनके लिए मंदिरों की एक संपूर्ण जो संपत्ति की सूची बनाए, उनका अभिलेखन करे और उनका क्या करे, संरक्षण करना। सचिवालयीन जो कार्य होते हैं, नियुक्तियों के नियम जो है निर्धारित करना। सतर्कता, लोक शिक्षक और आम जनता कर्मचारियों, उत्पीड़न संबंधी एवं जो तीर्थयात्री होते हैं आदि की शिकायतों का निराकरण करने जैसे सहायक कार्यों तक सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, इन्होंने जो वो था पुरोहित, जो वो मतलब क्या बोलते हैं, पंडित का बेटा पंडित नहीं होगा, इस टाइप के जो कानून पास करें, तो उनमें वैसे कानून इन्हें पास नहीं करने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा देखिए मंदिर प्रबंधन के संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखें तो इसके अंतर्गत जो पहला वाद है वो है एन आदित्यन बनाम त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड 2002। ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या निर्णय दिया था कि जो मंदिर में जो पुरोहित होते हैं ना, उसके लिए जो सभी जातियाँ वो योग्य हैं, मतलब कोई भी जाति का आके मंदिरों में जो है पुरोहित बन सकता है। उसके बाद देखिए अगला केस क्या था, रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो मान लीजिए कहीं पे जो मंदिर है उसमें कुप्रशासन या फिर कोई जो वित्तीय कुप्रबंधन है वो हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर राज्य उसकी जो शक्ति है मंदिर की, उसको अपने अगर हाथ में लेता है तो जो अनुच्छेद 26 का बी है उसके तहत उसे जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो शिरूर मठ मामला था, इसके अंतर्गत तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम मतलब कहा कि जो धर्म है उसका अनिवार्य हिस्सा क्या है। ठीक है। उसके अलावा जो यह विचार भी व्यक्त किया कि उस अनिवार्य हिस्से की जानकारी उस धर्म के मतों और जो उसके सिद्धांत होते हैं उसके बारे में पता करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अगला केस था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य वाद 2014। ठीक है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो राज्य की विनियमित करने की शक्ति है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो अनिश्चित काल के लिए वो मंदिर के प्रशासन का और अधिक्रमण जो है वो करने की शक्ति नहीं होगी उसके पास। मतलब वो ये नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए वो जो है उसे रेगुलेट करेगा, विनियमित करेगा। ठीक है। उसके अलावा केरल के जो पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर का मामला था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके अंतर्गत ये हमने जो करंट अफेयर था उसमें ही पढ़ा था, जो वहाँ के त्रावणकोर राज परिवार था उसको क्या किया गया, जो केरल में जो श्री पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है उसके जो संबंधित संपत्तियाँ थी उसका जो है प्रबंधन का अधिकार उन्हें दिया गया। ठीक है। उसके अलावा न्यायालय ने इसके प्रबंधन हेतु प्रशासनिक समितियों के गठन का निर्देश भी दिया। ठीक है। मतलब उसका अधिकार जो है जो त्रावणकोर राज परिवार था उनको दे दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अगला है इसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। तो ये सब हम कर चुके हैं, आपने अगर पहले देख लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके हमने 3 आर्टिकल कर लिए थे। तो देखिए पहला क्या है, दक्षिण एशिया में भारत की जो आर्थिक कूटनीति है। ठीक है। इसके संदर्भ में क्या सुर्खियों में क्यों रहा ये, तो देखिए जो दक्षिण एशिया है, ठीक है, जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देश आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा गया भारत के बारे में कि व्यापार से लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसके विकास तक जो भारत के वादे होते हैं वो अत्यधिक आशाजनक होते हैं, लेकिन उनको जब पीछे करने में अगर भारत की बात करें तो वो पीछे रह जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए आर्थिक कूटनीति क्या होता है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अपने आर्थिक साधनों का यूज़ करके जो आर्थिक सुरक्षा है अपने देश की और जो सामरिक हित है उनको बनाए रखना। ठीक है। इसके मामले में जो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। उसका मतलब यूज़ किया जाता है जो भी उसकी साम दाम दंड भेद की जो भी प्रासंगिकता जो मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं हम, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हैं उनसे संबंधित जो भी कारण होते हैं उनके समाधान से लेकर व्यापार एवं जो निवेश की कूटनीति होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हम उनका यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके साथ साथ जो विदेशी सरकार है उनकी नीतियों और उनको जो रेगुलेट करने के जो निर्णय होते हैं, विनियामक निर्णय होते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए भी इसे अभिकल्पित किया जाता है। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखिए हम ये देखते हैं दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC। ठीक है, जिसे 2001 में बनाया गया। मेंबर कौन है इसके, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है। इसका पर्पज़ क्या था, तो जो भी सीमा पार संपर्क है, ऊर्जा सहयोग है, क्षेत्रीय समृद्धि है, उसको बढ़ावा देना। उसके अलावा इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन का निर्माण कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही देखिए जो देश हैं SASEC के देश हैं उनका सबका एक समान दृष्टिकोण है, मतलब जो उनका अंतर क्षेत्रीय व्यापार है और जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। उसके अलावा जो म्यांमार, चीन और वैश्विक बाजार हैं इनके माध्यम से क्या करना, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क और जो व्यापार है उसको विकसित करना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए इसका सचिवालय की अगर बात करें तो जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है ADB है वो इसके एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर
जो निम्नलिखित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आर्थिक कूटनीति का जो है अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन से उद्देश्य है जिसके लिए हम आर्थिक कूटनीति अपनी यूज़ करते हैं? तो एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थापना करता है ये। ठीक है, मतलब आर्थिक जो कूटनीति है उसमें क्या करते हैं हम, आसपास के जो हमारे देश हैं, कम डेवलप देश है, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो भारत की इमेज है वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आती है। ठीक है, उसके अलावा बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक वार्ता, ये सब के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ये इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो ये भी करते हैं। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं। भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने जैसे विदेशी जो संसाधन है उन तक पहुंच बढ़ाते हैं। आर्थिक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। विदेशों को निर्यात और भारतीय व्यवस्था को जो बढ़ावा देना वो करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए आर्थिक कूटनीति का क्या मतलब वो होता है इंपॉर्टेंस, तो वो लिखने में काफ़ी जो है यूज़फुल है ये। ठीक है, उसके अलावा देखिए दक्षिण भारत में आप अगर दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति की अगर सफलता की बात करें तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो मतलब हमारी आसपास के देशों के साथ जो भी परियोजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके अंतर्गत अगर भारत को अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में मतलब सब देशों में अगर उभार के दिखाना है तो उसे पड़ोसी देशों की क्या करनी होगी, सहायता के लिए वो प्रतिबद्ध है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो सलमा बांध परियोजना है, ठीक है, जो अफगानिस्तान और भारत मैत्री बांध है उनके द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, उसके अलावा जारंज डेलाराम सड़क है, इसके माध्यम से अफगानिस्तान का जो गारलैंड है उस राजमार्ग तक जो पहुंच प्रदान करना। उसके अलावा जो नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, इसका निर्माण करना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है तो भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाएँ हैं। उसके अलावा देखिए जो भारत की विदेश नीति का प्रमुख भाग है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है, तो क्षेत्रीय शांति और आर्थिक एकीकरण को इसका बढ़ावा देना। ठीक है, उसके अलावा तो भारत की अवस्थिति क्या है, एक प्राकृतिक भौगोलिक लाभों से समृद्ध है। मतलब अगर भारत की लोकेशन देखें तो बिल्कुल ही देखिए हिंद महासागर में पूरा खुला हुआ है, इधर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, तो उसके आधार पर जो भारत है उसको अपनी क्षेत्रीय रणनीति जो है विकसित करना और जो सीमा पार कनेक्टिविटी है उसको जो है साझा सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख जो रणनीतिक स्थिति है उसमें सुधार के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, जो यह नीति है वो दक्षिण एशियाई देशों में चीन के प्रभाव को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, मतलब अगर हम जो कम विकसित देश हैं उनको एक मिला के एक समृद्ध अगर वो बनाएं, जैसे गुट बनाते हैं, तो वहाँ पे हम चाइना को जो है काउंटर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर निवेश की बात की जाए तो भारत जो है समय समय पर मतलब सामग्री और सेवा जो है आसपास के जो देश है कोविड में उनको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो सार्क है वो मतलब पाकिस्तान की वजह से जो है निष्क्रिय हो चुका है, तो जो सार्क देश है उनके लिए कोविड-19 आपातकालीन जो कोष है उसकी भी स्थापना की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो एनर्जी है तो जो ये ऐसी है उस कार्यक्रम के तहत मुख्य ध्यान किस पर किया गया, तो एनर्जी पर किया गया। ठीक है, तो इसके लिए भारत ने क्या किया, जो नेपाल में विद्युत परिवहन है उसके उद्देश्य से जो है $1.69 बिलियन का निवेश योजना की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो बांग्लादेश है उसमें जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा योजना है। ठीक है, तो इसको जो है प्रारंभ किया गया, तो किसके सहयोग से, भारत और रशिया ने दोनों ने मिलकर इसको जो है स्टार्ट किया था, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। अब देखिए पर्यटन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो दक्षिण एशिया वो हमेशा से क्या रहा है, एक आकर्षक जो है पर्यटन स्थल रहा है। ठीक है, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक विधिवत व मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण। ठीक है, मतलब देखने में अगर आप देखें तो जैसे कि इंडिया में देखिए कितना सारा जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से समुद्र हमारे यहाँ पे कितना उससे टच होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो इंडोनेशिया हो गए, नीचे के साइड के जितने भी देश हो गए, तो वहाँ पे जो है इंडोनेशिया नहीं, जो दक्षिण एशिया में जैसे कि भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, ये सब जो है समुद्र से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और नेचुरल रूप से काफ़ी समृद्ध देश है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए जो हमारे अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जो है टोटल मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 पर्यटन आ रहे हैं। ठीक है, तो बचे हुए जो दक्षिण एशिया के देश है ना उसमें सिर्फ 33 आ रहे हैं, 1/3 आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भारत की जो पर्यटन स्थल है वो काफ़ी आकर्षक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो दक्षिण एशिया के देश है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो 2019 में एक जो विश्व आर्थिक मंचन है उसने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो विश्व यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक TTCI। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस, उसमें जो है 2017 के उपरांत दक्षिण एशिया को सर्वाधिक सुधार वाले क्षेत्र के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक है, इसमें भारत ने जो है शीर्ष 25 देशों के मध्य अपनी रैंकिंग में अत्यधिक सुधार को प्रदर्शित किया, जो कि 2017 में 40वीं थी और 2019 में वो 34वीं हो गई। ठीक है, उसके अलावा देखिए दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति से संबंधित अगर मुद्दे देखें तो
सबसे पहले व्यापार। तो भारत की दक्षिण एशिया देशों के साथ व्यापार असंतुलन की जो स्थिति है वो बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए तापी जो अफ़गानिस्तान जो वो है ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन है तापी, मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन चारों में देखिए फिगर में दिखा रखी है कहाँ कहाँ से जाएगी। ये देखिए यहाँ मैरी और यहाँ पे गैस फील्ड है ये गैली गनिश, यहाँ से जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ से स्टार्ट होकर और इंडिया का जो फजील का है वहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ठीक है। पर ये जो है जो पाकिस्तान है उसकी वजह से जो है ये संपूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो सार्क देश हैं वो भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की वजह से जो है निष्क्रिय है। उसके अलावा देखिए जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, तो अगर उसकी बात करें तो जो दक्षिण एशिया का जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, ठीक है। इस क्षेत्र में कुल व्यापार का सिर्फ जो है 5% है ये, मतलब जितना भी जो देश हैं ये व्यापार करते हैं, टोटल जो व्यापार करते हैं उसका सिर्फ 5% जो है अंतर एक दूसरे के साथ जो है व्यापार करते हैं, ठीक है। बाकी सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देखिए जो संरक्षणवाद है, तो दक्षिण एशिया में जो व्यापार प्रतिबंध सूचकांक होता है, मतलब एक दूसरे पे जो प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, वो 2 से 9 गुना तक अधिक रहा है। विशेष रूप से जो ये 4 देश हैं, कौन से भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है। मतलब आप इसमें जैसे कि लास्ट ईयर में आपने जो देखा होगा इंडिया ने MFN का जो दर्जा था वो छीन लिया पाकिस्तान से, ठीक है। इस टाइप से जो मतलब एक जो रोड ड्यूटी होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है काफ़ी सारे जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो इनकी वजह से जो व्यापार प्रतिबंध सूचकांक है वो लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यापार की अनुपातहीन लागत, तो इसमें जो आसियान देश हैं उनकी तुलना में ये 20% ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो संपर्कता कनेक्टिविटी है इनकी, तो इनके बीच में जो एकीकृत चेक पोस्ट हैं वो मतलब जो कागज़ वगैरह चेक करते हैं तो उसको जो है ट्रकों की अतिरिक्त जांच और कागजी कार्रवाई, उसमें विलम्ब जैसी जो बोझिल प्रक्रिया होती है उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में उनका समय और लाभ दोनों का अपव्यय होता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा देखिए जो ऊपर बात कही गई थी उसमें भारत किन चीज़ों में पीछे रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जो तापी जो गैस पाइपलाइन है वो अभी तक जो है मतलब वो पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत नेपाल मोटरयान समझौता जो है ये भी अभी तक मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, तो इसके अंतर्गत भारत ने क्या किया, काफ़ी सारे जो अधिकांश देश थे उसमें जो है विभिन्न परियोजनाएं जो है स्टार्ट की, जैसे कि हमारी सड़क और रेलवे लाइन, एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना और जल विद्युत परियोजना, ठीक है, इनको स्टार्ट किया गया। पर ये जो है जो डिलीवरी डेफिसिट होता है उससे ग्रसित रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो निर्धारित समयावधि है उसके भीतर इसे पूर्ण नहीं किया गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो नेपाल है उसमें जो पुलिस अकादमी है ये क्या है, पिछले 32 सालों से ये जो है पहले 32 साल पहले ही इसे पूर्ण होने की अपेक्षा थी, पर ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, ये जो बांग्लादेश और भारत है इन दोनों के स्वामित्व से इसे 50-50% का मतलब इनमें इसका शेयर था, मतलब 50% हम देंगे और 50% बांग्लादेश देगा, ठीक है। उस परियोजना को स्टार्ट किया गया था पर वो 2016 में पूरा होना था, पर उसका भी अभी तक जो है 60% कार्य ही पूरा हुआ है। इसके अंतर्गत जो भारत था वहाँ से उन भारत की कौन सी कंपनी थी, तो NTPC थी, और वहाँ की बांग्लादेश की कौन सी थी, तो जो विद्युत विकास बोर्ड है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसे पूरा किया जाना था। अब देखिए जैसे कि ये फिगर दे रखा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो कॉरिडोर है, ठीक है। देखिए यहाँ कोलकाता चित्तागोंग पोर्ट है, उसके बाद बांग्लादेश का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर भारत में दोबारा गुवाहाटी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भूटान में थिम्फू तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर गंगटोक, सिलीगुड़ी, और फिर वापस करते हुए ये भुवनेश्वर तक आना था इसे, ठीक है। ये भी अभी तक क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भेदभावपूर्ण आर्थिक सहयोग है, तो इसके अंतर्गत जो भारत है उसने इन 4 देशों के जो सार्क के जितने भी देश हैं, सार्क के जो मेंबर हैं, उनमें से इन 4 देशों पर जो है विशेष ध्यान दिया है, ठीक है। कौन से, तो मालदीव, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो इससे जो बचे हुए देश हैं उनमें क्या हो गया, असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे देखिए एग्जांपल के लिए तो 2019 का जो बजट आया था उसमें भूटान को 28.1 अरब रुपए सॉरी, नेपाल को 10.8 अरब रुपए, मालदीव को 5.8, और यहीं पे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उनको सिर्फ 2.5 अरब रुपए दिए गए थे, ठीक है, मतलब आवंटित हुए थे। तो इसे जो है श्रीलंका क्या मानता है, भेदभावपूर्ण मानता है, और ये मानता है कि जो भारत है वो अपनी रणनीतिक रूप से जो अधिक महत्वपूर्ण देश हैं उनको अत्यधिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर ये 4 देश हैं इनमें से देखिए जो अफ़गानिस्तान है हमारा, वो वहाँ पे ईरान जो हमारा जो हमारा ईरान, इराक, इनसे कनेक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। सेंट्रल यूरोप की तरफ जो है हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाता है। भूटान, नेपाल बफर स्टॉक का काम करते हैं, है ना। और उसके अलावा देखिए मालदीव की जो हिंद महासागर है उसमें अच्छी खासी पकड़ है,
मतलब रणनीति अगर उसका देखें अवस्थिति तो हिंद महासागर के अंदर उसकी अवस्थिति है, इसकी वजह से जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए जो प्रवासन है, इसके अंतर्गत जो CAA का जो अधिनियम था और NRC, इन दोनों को ही कहीं ना कहीं संरक्षणवादी माना गया। ठीक है, और ये माना गया कि ये जो उपमहाद्वीप में जो पहचान और प्रवासन की वास्तविकता है उसके प्रति असंवेदनशील रहा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो सार्क जैसी संस्थाएं हैं, तो ये मतलब जो संस्थागत जो बाधा है वो है। ठीक है, तो सार्क में क्या है, जो भारत पाकिस्तान का संबंध है वो मतलब इस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है और ये क्या है, निष्क्रिय है अभी तक। तो इससे क्या हुआ है, जो प्रमुख द्विपक्षीय संबंध होते हैं उसमें जो है अविश्वास का ये प्रतिफल निर्धारित करता है। ठीक है, इस ऐसी जो संस्थाएं हैं। उसके अलावा देखिए जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, जो ऊर्जा हमारा एरिया है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या दक्षिण एशिया की जो मैक्सिमम कंट्री है उसमें क्या देखा गया कि जो हमारी ऊर्जा की मांग होती है, ठीक है, मतलब जितनी हमारी डिमांड है और जो स्वदेशी स्रोतों से जो इनकी आपूर्ति है, तो उसमें क्या असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। मतलब उतनी ऊर्जा हम पैदा नहीं कर रहे जितनी हमारी मांग है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, जो हमारी आयात है उस पर निर्भरता को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो ऊर्जा के आयात से क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा आपूर्ति की लागत होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हम अगर अपने क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी है, मतलब जो हमारे दक्षिण एशिया के जितने भी जो कंट्री मेंबर है, तो उनमें अगर सहयोग हो तो 2045 तक हम $17 बिलियन की जो ऊर्जा बचत है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो चीनी कारक है, तो इसके द्वारा जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो इसके द्वारा जितने भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सड़कों का निर्माण है वो किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, दक्षिण एशिया में जो चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति है उसमें जो है महत्वपूर्ण साधन के रूप में चाइना जो है उभरा है। ठीक है, और वर्षों से भारत भी जो है इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, चीन इस क्षेत्र में अपना निवेश जो है बढ़ाता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो चाइना जो पूर्व से पश्चिम का राजमार्ग बना रहा है उसमें व्यस्त है, जो कि कहाँ तक जाएगा, नेपाल तक जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो तिब्बत से जो लहासा तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी जो है चीन द्वारा कई परियोजनाएं जो है स्टार्ट की गई हैं। इसमें अगर हम आगे की राह देखें तो सबसे पहले जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, वो कैसे करेंगे, तो इसके अंतर्गत जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो दक्षिण एशिया के मेंबर है वो क्या करते हैं, जो ऊर्जा है उसको आयात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपसी जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ाया जाए इन देशों में, तो इससे क्या होगा, जो ऊर्जा की कमी है उससे निपटने में और जो ऊर्जा सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से ये एक हो सकता है। उसके अलावा देखिए जो क्षेत्रीय अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो क्षेत्रीय अवसंरचना है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उससे क्या होगा, अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो सुदृढ़ होगा, हमारी आय में वृद्धि होगी और समृद्धि भी आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो संस्थाओं हैं उनको सुदृढ़ बनाना। अगर भारत जो है वो क्या कर सकता है कि जो उसकी इमेज है ना पड़ोसियों में भ्रामक धारणाओं वाली इमेज है, ठीक है, उसका निवारण कर सकता है। उसके अलावा अगर उसको जो चाइना उसके साथ कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा करने का इच्छुक है, तो उसे जो अपनी संस्थागत बाधा है उनको दूर करना चाहिए। संस्थागत बाधा क्या है, जैसे भारत को जो है जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं और जो अन्य व्यापार बाधाएं हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भारत जो सहायता करता है ना वो शर्तों के साथ करता है, इन तीनों को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है जो मौजूदा परियोजना है उनको जो तय सीमा पे जो समय सीमा है उनकी उन पे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, जिससे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें भारत अपना जो विश्वास है वो पुनः कायम कर सके। उसके अलावा देखिए व्यापार और निवेश, तो भारत को अपना जो निवेश और व्यापार है उसमें भी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, भारत को जो अपने पड़ोसी देश है उसमें अपने आप को कैसे दिखाना चाहिए, एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाना चाहिए। ठीक है, बंद के कंपैरिजन में। उसके अलावा जो उन्नत प्रौद्योगिकी है उसका यूज़ करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत भारत जो है अपनी व्यापार लागत को कम करने के लिए जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में जो परिवहन और सुरक्षा है, ठीक है, उनके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए एक प्रौद्योगिकी, अच्छी प्रौद्योगिकी का उच्च दक्षता और जो अतिरिक्त जो यातायात है उनका जो है मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि जो भारत की स्थिति है वो एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, उसके अलावा देखिए बिम्स्टेक अगला टॉपिक क्या है, तो बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि इसकी जो है 17वीं बैठक संपन्न हुई है। बिम्स्टेक जो सदस्य हैं, आगे देखेंगे हम कौन से सदस्य हैं। अन्य संबंधित तथ्य, तो इस बार जो है वर्चुअल हुई थी आयोजित, और जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो श्रीलंका ने की, जिसमें जो बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य थे सारे इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो इसके अंतर्गत जो है बिम्स्टेक द्वारा 2 चीज़ों को स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो किन चीज़ों को, एक तो सबसे पहले जो 3 समझौते थे उनके बीच में जो कि नीचे दिए गए हैं
उनको जो है स्वीकृति दी गई। और उसके अलावा जो अगले साल जो बैठक होगी इसकी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी संबंधी बिम्स्टेक की जो मुख्य योजना है, ठीक है, इसको भी स्वीकृति दी गई। अब 3 जो मुख्य समझौते थे वो कौन से थे? तो पहला क्या था, जो बिम्स्टेक कन्वेंशन हुई थी आपराधिक मामलों में जो कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, वो था समझौता जो 3 समझौता ज्ञापन थे। उसमें से दूसरा क्या था, तो जितने भी मेंबर है बिम्स्टेक के, उनके बीच में जो प्रशिक्षण जो संस्थान होते हैं ना, उनके मध्य परस्पर जो सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ था। मतलब आपस में जो इनके इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मतलब स्टूडेंट जो है एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके अलावा जो श्रीलंका का कोलंबो है, उसमें जो TTF है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, उसकी स्थापना पर संस्थापन प्रलेखन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसको जो है इन तीनों को स्वीकृति दी गई। उसके अलावा देखिए जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, उनसे आग्रह किया गया कि जो बिम्स्टेक चार्टर है उसको अपनाने के लिए जितनी भी हमारे इंटरनल जो प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया हैं, उसको शीघ्र पूरा किया जाए देशों के द्वारा जो बिम्स्टेक के हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बैठक है उसके दौरान जो श्रीलंका है वो 5वें बिम्स्टेक जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन करने के लिए कहा और उसका भी जो है स्वागत किया गया। अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया, तो उसका स्वागत किया गया। उसके अलावा देखिए अगले पेज पे क्या है। उसके अलावा देखिए जो बैठक में इस आवश्यकता को रेखांकित किया गया कि जो भारत में वो स्थित है ना, बिम्स्टेक मौसम एवं जलवायु केंद्र, इसको जो है मतलब ये जो केंद्र है, इसको पूर्णतया जो कार्यात्मक रखे। मतलब भारत को ये कहा गया जो भी मतलब ये वो है मौसम और जलवायु केंद्र है, इसको जो भी अत्याधुनिक जो सुविधा है उसके साथ मतलब इसको पूर्णतः तैयार करें, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है, इस फिगर में जो दिया गया है, तो ये क्या है, एक सबसे पहले तो 21% ग्लोबल पॉपुलेशन का सिर्फ बिम्स्टेक के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंट्रा बिम्स्टेक जो ट्रेड है उसमें नेपाल में सबसे ज़्यादा होता है 59.1%, इंडिया में सिर्फ 3% है, ठीक है। बांग्लादेश में 11.6, म्यांमार में 36.1। उसके अलावा इसका 2 ट्रिलियन प्लस का कंबाइंड GDP ऑफ बिम्स्टेक कंट्री, जो कि 1.5 बिलियन देयर कंबाइंड पॉपुलेशन, जो कि अपने जो कंबाइंड पॉपुलेशन अगर उसको मिला के देखें तो उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं अब, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। तो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से जो है इसे स्थापित किया गया था। उस समय इसके कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या था? तो अनेक क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति है उसमें तेज़ी लाना। उसके अलावा 2011 में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? बांग्लादेश के ढाका में। और इसका जो प्रथम महासचिव था उसको 2014 में नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए अब इस जो बिम्स्टेक है उसके प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो व्यापार एवं निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन व संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य, लोगों के मध्य परस्पर संपर्क, निर्धनता उन्मूलन, आतंकवाद व अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला तथा जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए जो बैंकॉक घोषणा पत्र थी जिसके माध्यम से इसे स्थापित किया गया, तो उसके अंतर्गत जो संस्थागत तंत्र हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत 4 संस्थागत तंत्र हैं। 1 बाय 1 देखते हैं कौन क्या करता है। तो पहला क्या है? वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक। इसके अंदर क्या होता है? जो मेज़बानी की जाती है बिम्स्टेक की, वो अल्फ़ाबेटिकली की जाती है, ठीक है। जैसे ABCD होता है ना, तो जिसका नाम पहले आता है जिस भी अल्फ़ाबेट से वो अध्यक्ष करता है, उसके बाद जिसका अगला आएगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए वरिष्ठ अधिकारियों की जो समिति होती है, तो ये क्या करते हैं? आवश्यकता पड़ने पर नियमित रूप से जो है बैठक करते हैं। उसके अलावा बिम्स्टेक जो कार्यकारी समूह होता है, इसमें क्या होता है? सदस्य राज्यों के जो प्रतिनिधि या फिर राजदूत होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो विशेष कार्यबल और अन्य तंत्र, इनके अंदर क्या होता है? जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आवश्यकता समझे जाने पर इसे गठित किया जाता है, ठीक है। ये चारों क्या इसके संस्थागत तंत्र है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो बिम्स्टेक है उसके सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षरित कुछ प्रमुख समझौते हैं, ठीक है, जिनमें से मतलब हस्ताक्षरित तो है पर अब इनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है, शेष है वो भी। तो जो है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा जो मादक द्रव्य होता है उनकी अवैध तस्करी का जो मुकाबला करना है वो इसमें शामिल है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है समझौता हो चुका है पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, हस्ताक्षरित हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो 2018 में नेपाल जो काठमांडू था नेपाल में, उसमें जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, इसके दौरान जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान जो बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन था इसके ऊपर साइन किए गए, मतलब हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य क्या था? तो जो बिम्स्टेक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्युत पारेषण है, मतलब विद्युत का जो है ट्रांसफ़र है उसको बढ़ाना, ठीक है, ट्रांसमिशन करना।
जहाँ तक क्षेत्रीय संगठनों का अगर हम बात करें तो उसमें जो बिम्स्टेक है एक विशिष्ट संगठन है। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दो निकटवर्ती क्षेत्र, एक तो दक्षिण एशिया हमारा, ठीक है, उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब जो हमारे थाईलैंड और म्यांमार देश हैं, तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, वो भी इसके अंदर वहाँ तक मतलब इसका विस्तार है, ठीक है। और दोनों क्षेत्रों को ये आर्थिक विकल्प प्रदान कराता है। अब देखिए भारत के लिए अगर बिम्स्टेक की प्रासंगिकता देखें तो हिंद प्रशांत जो धारणा है उसका उदय। तो शुरुआत में जैसे अभी अगर हम उसका देखें तो जो सार्क के देश है, जैसे वो सार्क अभी निष्क्रिय पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह वैसे ही जो है बिम्स्टेक जब शुरू हुआ था तो इसे भी जो है अप्रासंगिक जो है माना जा रहा था, मतलब इतना वो नहीं था, ये एक्टिव नहीं था। पर अभी हाल ही के जो कुछ घटनाओं से मतलब हमारा एक तो बे ऑफ बंगाल की अगर हम लोकेशन देखें तो हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में, ठीक है, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण इसकी भू अवस्थिति है, ठीक है। उसकी वजह से जो है इसमें जो सामरिक और आर्थिक हित है उनका जो है पुनरुत्थान हुआ है अभी, ठीक है। इसकी वजह से जो है इसकी इम्पोर्टेंस अब थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है, भारत के लिए भी, ठीक है। इसकी वजह से जो है प्रमुख शक्तियों के बीच जो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वह क्षेत्रीय संघर्ष है, उसका ये एक क्षेत्र बनने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए सार्क का विकल्प है, तो जो सार्क है उसकी असफलता के बाद जो बिम्स्टेक है उसमें भी कहीं ना कहीं जो ये जो देश है दक्षिण एशिया के, उनके बीच एक पसंदीदा जो मंच होता है उसके रूप में उभर गया है, ठीक है। ध्यातव्य है कि जो सार्क है वो काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान के अवरोध है उनके कारण असफल रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो BRI है उसका विकल्प है, क्योंकि भारत भी इसका एक मेंबर नहीं है। उसके अलावा जो ये BCIM है, बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार, ये भी जो है रद्द हो चुका है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें भी मतलब भारत का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है ना, BRI में वो मेंबर है BRI का, ठीक है। तो उसको अपनी मतलब जो आर्थिक जो शक्ति है उसको, आर्थिक संबंध और जो उसकी सामरिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मतलब सशक्त करने के लिए इसका जो है जो हमारा बिम्स्टेक है इसका मेंबर होना काफ़ी मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक तो भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, ठीक है, उसके अलावा भारत BRI में भी शामिल नहीं है, तो इसकी वजह से जो बिम्स्टेक है वो भारत के लिए जो है एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। पारंपरिक परंतु साझा खतरों से निपटना, तो भारत का एक बहुत बड़े एरिया अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से टच करता है, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें काफ़ी सारे जो सुरक्षा जोखिम है उससे वो ग्रस्त है, जैसे कि अवैध प्रवास या फिर सशस्त्र समुद्री डकैती, ठीक है। तो ऐसे में जो है भारत को मतलब जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ का जो जल क्षेत्र है उसमें नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय खतरों को नियंत्रित करना, और उसके अलावा जो खाड़ी की प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन और उसे साझा करने तथा साथ ही जो बुनियादी ढांचा तथा लोगों के बीच जो परस्पर संपर्क है इसको बढ़ावा देना अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, जो कि बिम्स्टेक सदस्य के देशों के द्वारा ही जो है ये कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई सीमा विवाद नहीं, तो इन देशों के बीच ज़्यादा कोई मतलब बड़ा कोई विवाद देखने में नहीं आया। छोटा मोटा जैसे कि भारत नेपाल का मानचित्र पे जो पिछले साल विवाद आया था, ठीक है, वो काफ़ी छोटा था, तो इसकी वजह से उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिम्स्टेक के संबंध समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, सबसे पहले देखिए निष्क्रियता। तो शुरू में क्या था, बिम्स्टेक एक तरह से निष्क्रिय संगठन माना जा रहा था, ठीक है। तो उस समय पे इसकी समीक्षा करने के लिए भी कहा गया था, पर इसकी स्थापना के बाद जो विश्व है वो काफ़ी बड़े बदलावों से गुजरे, जैसे कि वैश्वीकरण, वैश्विक वित्तीय संकट, चीन का जो BRI हो गया, ठीक है, और हाल ही में कोविड-19 हो गया। हालांकि जो बिम्स्टेक के कुछ उद्देश्य थे जो कि सिर्फ कागज़ों पर सिमट के रह गए, जैसे कि हमारा साझा और त्वरित जो विकास सुनिश्चित करने संबंधी बिम्स्टेक जो पहल थी, ठीक है, वो कागज़ों पर सिर्फ सिमट कर रह गया। उसके अलावा जो मुक्त व्यापार समझौता है उसकी अवरुद्ध प्रक्रिया, तो FTA भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है, क्योंकि जैसे कि देखते हैं हम 2018 में भारत ने भी इसका काफ़ी समर्थन किया था, मतलब एक आम सहमति जुटाने का प्रयास किया था, ठीक है। परंतु भारत और जो थाईलैंड देश है उनके बीच कुछ विवाद हुए, जैसे कि पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच, व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती और नीतिगत छूट, इन मुद्दों को लेकर उन दोनों की जो है मतभेद हुए। इसके कारण जो है यह प्रक्रिया अभी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व ही जो है बाधित हो गई, ठीक है। जो FTA थी मतलब इन देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना, ठीक है। अन्य क्षेत्रीय देशों का बहिष्कार, तो इसके अंतर्गत जो ये 3 देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी एक तरह के डायलॉग पार्टनर है, मतलब बे ऑफ बंगाल के ही मेंबर है, पर इन्हें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी एक विवाद का कारण रहा है बिम्स्टेक का। उसके अलावा चीन का लाभ उठाने की जो क्षमता है, तो हाल ही में जो म्यांमार में आपने देखा होगा सैन्य द्वारा तख्ता पलट किया गया, तो इससे भी जो है बिम्स्टेक में कहीं ना कहीं जो अवरोध है वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो म्यांमार पर कुछ जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जो चाइना वो क्या कर सकता है, जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो इन प्रतिबंधों पर अगर वो वीटो कर देता है, मतलब अगर इनको वीटो होता है मतलब रोक देना, इनको जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे म्यांमार पे, अगर उनको रोक देगा तो कहीं ना कहीं जो म्यांमार है उसकी डिपेंडेंसी चाइना की तरफ हो जाएगी।
उसके अलावा जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनका मुद्दा भी मतलब यहाँ पे सामने चुनौती की तरह रहा है, क्योंकि जो वो है वो म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर भारत की ओर पलायन करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर आगे की राह देखें हम तो परिवर्तित होते भू राजनीतिक परिवेश पर ध्यान देना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा जो बिम्स्टेक है उसको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा जैसे हांगकांग, ताइवान, भारत, दक्षिण चीन सागर के जो आसपास के एरिया है उन पर क्या हुआ है, जो उनकी भौगोलिक परिधि है मतलब जो उनका एरिया है उसमें जो चाइना की जो कार्रवाई है उससे वहाँ की जो भू राजनीतिक स्थिति है उस पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि नेपाल में जो चीन की हस्तक्षेप करने वाली भू राजनीतिक और भू आर्थिक जो भूमिका है, और उसके अलावा अन्य जो हमारे बिम्स्टेक के मेंबर देश हैं उनके साथ भी क्या रहता है, चाइना की जो सशक्त आर्थिक और सैन्य संलग्नता होती है उससे इस संगठन को जो है नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो मतलब चाइना की बढ़ती हुई जो पावर है उसको कहीं ना कहीं कम करने पर इस जो बिम्स्टेक है उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बहुमत के आधार पर निर्णय, तो बिम्स्टेक है जो इसमें निर्णय कैसे होता है, सर्वसम्मति पर, मतलब जब सारे जो है सहमत हो जाए किसी निर्णय से। हालांकि जैसे देखिए EU हो गया, जो यूरोपियन संघ है या आसियान देश है, उनमें क्या होता है जो मेजोरिटी वोट होती है ना उसी निर्णय को पास कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए 100 में से अगर 51 लोगों ने एक निर्णय पर हाँ भर दिया तो उसे पास कर देते हैं। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सर्वसम्मति पर जो है निर्णय लिया जाता है। ठीक है, इसको मतलब चेंज करना चाहिए, आसियान और EU की तरह ही करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए भारत का जो नेतृत्व है, तो बिम्स्टेक के कई मेंबर हैं जो भारत को क्या देखते हैं, बिग ब्रदर की तरह देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनमें जो है समान भागीदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए और इस जो विश्वास की जो कमी है इसको दूर करना चाहिए। ठीक है, इसके कारण इस क्षेत्र में जो है बेहतर एकीकरण सुनिश्चित होगा। इसके अलावा देखिए जो कोविड-19 था उसमें जो है टीकों का व्यापक रूप से वहनीय बनाना। ठीक है, मतलब जो टीके हैं उनको सस्ता बनाना। ठीक है, तो ये मानवता से एक मानवता के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में देखिए जो भारत है वो इसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि भारत में जो मेडिकल जो होती है टीका बनाने की कंपनियाँ वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो वो मतलब एक साथ में अगर उसको जैसे फार्मूला मिल जाए तो वो एक साथ सबको जो है बना के प्रोवाइड कर सकता है, भारत में भी और बाहर के जो बाहर देश हैं दक्षिण एशियाई उनको भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी जो एक्ट ईस्ट नीति है उसको ध्यान में रखते हुए जो भारत है वो जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनको एक साथ लाने में जो है एक बड़ी बड़ी भागीदारी जो है भारत की रही है। उसके अलावा बहुपक्षवाद को इसमें प्राथमिकता देना, तो बंगाल की खाड़ी पे जो है ज़्यादातर जो समझौते या जो परियोजना होती है जैसे द्विपक्षीय होती है, ठीक है, तो उनको जो है बहुपक्षीय संबंधों पर अब प्रयास किया जाना शेष है। मतलब बहुपक्षीय मतलब काफ़ी सारे देशों में जो है जो परियोजना है या फिर हमारे जो निर्णय होते हैं उनको बहुपक्षीय संबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुपक्षीय रूप में हम जो यूज़ कर सकते हैं जैसे पर्यटन कूटनीति होगी, शैक्षणिक होगी, या छात्र विनिमय जो कार्यक्रम होता है, सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल होती है, इनको मतलब एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इनमें बहुपक्षीय जो है संबंध विकसित किए जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए प्रतिक्रियाशील क्षेत्रवाद से आगे बढ़ना, तो ये जो है जो बिम्स्टेक की निष्क्रियता है उसको कम कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि देखिए जो बिम्स्टेक है उसमें क्या है, एक तो उसकी सामरिक जो अवस्थिति है, ठीक है, जो संपूर्ण दक्षिण एशिया में क्या है उत्पाद बाजार को जोड़ती है। ठीक है, लोकेशन अगर देखें बिम्स्टेक जो मेंबर है उनके बीच की लोकेशन है तो वो संपूर्ण उत्पाद बाज़ारों को जोड़ सकती है। उसके अलावा यह जो है संभावित बाज़ार जो है उत्प्रेरकों की आश्रय स्थली हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो सामाजिक पूंजी, उसके साथ साथ भौतिक जो समुद्री संपर्क हो गया, फिजिकल भी हम काफ़ी मतलब ये देश काफ़ी समृद्ध हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मानवीय सस्ते श्रम यहाँ पे मिल जाते हैं, प्राकृतिक मतलब खनिज और वन मिल जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, इसलिए जो बिम्स्टेक वो है तकनीकी है, वो भू राजनीति की पर्यावरण और समाज के नए ढांचे के संचालन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो इस क्षेत्र को क्या है एक उचित रीति से जो है एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो संगठनात्मक जो संरचना है उसको पुनः जीवंत जो है बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत नवाचार आवश्यक है। ठीक है, संस्थागत नवाचार मतलब इनोवेशन जो है वो इसके अंतर्गत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके रूप में जो हमारा मीडिया है वो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर सकता है। तो मीडिया इस संदर्भ में संस्कृति, विरासत, राजनीतिक इतिहास, इसके समृद्ध भंडार और देशों के जो साझा भविष्य है उसकी संभावना का दोहन करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अलावा देखिए अगले पेज पे क्या है, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो OPCW के जो बाह्य लेखा परीक्षक होते हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया उन्हें। ठीक है,
तो कैग द्वारा जो अन्य वैश्विक निकाय हैं उसका लेखा परीक्षण देख लेते हैं। भारत जो है जैसे कि ये 3 है, इनके तीनों के जो बाह्य लेखा परीक्षक होता है उसके रूप में करंटली अभी काम कर रहा है। तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 से 23, खाद्य एवं जो कृषि संगठन है 2020 से 25, अंतर संसदीय संघ 2020 से 22। ठीक है, तो कैग जो है इसको जो यूएन जनरल असेंबली है उसके बाह्य लेखा परीक्षक की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो कैग है वो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन INTOSAI इसके जो शासी बोर्ड है उनका भी एक सदस्य है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए संबंधित तथ्य देखते हैं। तो फैक्ट्स से जो डायरेक्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनका। अब फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में, तथ्य। तो इसके अंतर्गत जो OPCW है उसके जो बाह्य लेखा परीक्षक के लिए जो चूज़ किया गया है वो कैग को 3 सालों के लिए किया गया, 2021 से जो कि स्टार्ट होगा। इससे पहले भी जो भारत का जो कैग है उसको 1997 से लेकर 2003 की अवधि के लिए OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। अब देखिए OPCW के साथ जो भारत के संबंध हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भारत है वो जो CWC है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। उसके अलावा जो OPCW है इसका एक कार्यकारी परिषद का सदस्य भी है। मतलब आपको ये लग रहा होगा CWC से क्या है, तो OPCW की आपकी जो OPCW की आपने डेफिनेशन वो फुल फॉर्म देखी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, मतलब केमिकल वेपन का क्या है, प्रोहिबिशन करना, मतलब निषेध करना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है CWC का ये क्या है, हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है, उसके अलावा जो ये अभिसमय है उसके प्रावधानों के अनुसार भारत द्वारा जो रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 है उसको लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत मतलब भारत कोई भी रासायनिक जो हथियार है उसको डेवलप नहीं करेगा। और इसी के जो अधिनियम है, जो ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, इसी के जो अंतर्गत जो अभिसमय है उसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए NACWC इसकी स्थापना की गई, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, इसकी स्थापना इसके जो ऊपर वाला ये रासायनिक हथियार कन्वेंशन, इसकी जो प्रावधान है उनको कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए इसे। ठीक है, अब देखिए OPCW के बारे में देख लेते हैं। तो 1997 में रासायनिक हथियार अभिसमय द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया था। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो OPCW के अंतर्गत जो है 3 परिषद होते हैं, 3 मतलब वो होते हैं हमारे संगठन होते हैं। तो एक तो होता है कार्यकारी परिषद, तकनीकी सचिवालय और पक्षकार देशों का सम्मेलन। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद जो है वो क्या करता है, तो ये जो है OPCW के जो 41 सदस्य देश होते हैं उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जिन्हें जो पक्षकार देश होते हैं उनके सम्मेलन द्वारा चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम तकनीकी सचिवालय की बात करें तो ये तकनीकी सचिवालय क्या करता है कि ये देखता है कि जो नियम का अनुपालन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी इसका अनुसमर्थन करने वाले देश हैं। उसके अलावा जो पक्षकार देश का सम्मेलन है, यह संगठन का जो सर्वोच्च निर्णय निर्माता निकाय होता है। ठीक है, जिसमें कि पक्षकार जो इसके होते हैं वो जो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो OPCW है वो क्या है, जो CWC के जो भी जितने भी प्रावधान हैं उनके जो हस्ताक्षरकर्ता देश होते हैं उनकी जांच और निरीक्षण करने के लिए ये अधिकृत होता है। ठीक है, OPCW। और इसमें जो है निरीक्षकों को जो रासायनिक हथियार स्थल होते हैं उन तक पूर्ण पहुंच जो है प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। उसके अलावा देखिए तो जो OPCW होता है वो जो स्थल होता है और जो संदिग्ध जो रासायनिक हथियार के हमलों के पीड़ित होते हैं उनकी जांच पड़ताल भी करते हैं। ठीक है, तो जो OPCW की जो जांच एवं पहचान टीम होती है, IIT जिसे बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम होती है, उसको 2018 में जो सीरिया में रासायनिक हथियार का यूज़ हुआ था वो यूज़ करने वाले अपराधियों की पहचान के लिए स्थापित किया गया था 2018 में। ठीक है, उसके बाद जो IIT है, जांच और पहचान टीम है, उसने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी जिसमें क्या कहा गया कि 2018 में सीरियाई जो वायुसेना की टुकड़ियाँ थी उन्होंने सीरिया के जो साराकीब था उसमें रासायनिक हथियारों का यूज़ किया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये फिगर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि जो OPCW है वो निम्नलिखित के लिए कन्वेंशन के अधिदेश को पूरा करने का प्रयास करता है। तो वो क्या करने का, सबसे पहले देखिए सभी मौजूदा रासायनिक हथियारों को नष्ट करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, उसके अलावा जो कन्वेंशन के कार्यान्वयन है उसको सुदृढ़ करने और रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण यूज़ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। उसके अलावा देखिए रासायनिक हथियारों के विरुद्ध पक्षकार देशों के सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना। उसके अलावा नए हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए रसायन उद्योग की निगरानी करना। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या दिया गया है, जो OPCW है वो UN द्वारा संचालित या संगठित नहीं होता है। ठीक है, पर UN के साथ इसके जो है कार्यकारी संबंध रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत भी इसका एक कार्यकारी मेंबर ही है। पर उसके अलावा जो 2001 तक क्या हुआ था,
जो OPCW है और जो UN है उसके मध्य जो है रिलेशनशिप एग्रीमेंट था, जो कि 2001 तक था। और जो UN जनरल असेंबली है, महासचिव है, UN के जो महासचिव है, उसके माध्यम से जो OPCW है अपने निरीक्षण और कार्रवाई, मतलब इसने क्या निरीक्षण किया और इसकी क्या उस पर कार्रवाई है, उसके बारे में UN को रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती रही है 2001 तक। अब देखिए हमने CWC ऊपर देखा, तो उसके बारे में देख लेते हैं, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो ये होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, संग्रहण, उपयोग, उसका जो है निषेध और उनका जो है विनाश विषयक सम्मेलन हुआ था 1993 में, जिसे 1992 में जो है निरस्त्रीकरण जो सम्मेलन था उसके दौरान अपनाया गया था। ठीक है, इसे ही हम CWC के नाम से जानते हैं। वर्ष 1997 में इस संधि को जो है लागू किया गया था 1997 में। ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या था, तो जो जितने भी इसके सदस्य देश है, जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उनके द्वारा जो रासायनिक हथियार है उसका विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, प्रतिस्थापन अथवा उपयोग पर जो है रोक लगाना। ठीक है, रोक लगाकर सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पूरी श्रेणी को नष्ट कर देना। ठीक है, उसके अलावा इसकी विशेषता क्या रही, तो इसके अंतर्गत जो भी आपत्ति आधारित निरीक्षण था, चैलेंज जो इंस्पेक्शन था, उसको शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए हमें अगर पाकिस्तान पे संदेह है तो हम इसमें जो है अपना अनुरोध कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाके और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करके देखिए। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए जो चुनौती आधारित निरीक्षण होता है, चैलेंज इंस्पेक्शन होता है, ये एक तरह की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करते हैं, सदस्य देशों ने कभी भी कहीं भी निरीक्षण के सिद्धांत का अनुपालन पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है, मतलब कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अस्वीकार ना करने का अधिकार शामिल है, अर्थात मान लीजिए आपत्ति आधारित जो निरीक्षण प्रक्रिया है उसके तहत कोई भी देश जांच से इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने पाकिस्तान पे वो कर दिया तो वो नो राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, मतलब कोई भी अधिकार नहीं होगा आपके मना करने का कि आप जांच नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए इंटरनेशनल एफर्ट एट केमिकल डिसआर्मामेंट, रासायनिक निरस्त्रीकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो देखिए ये अलग अलग प्रयास हैं, उनके बारे में बताया गया। पहला क्या है, स्ट्रासबर्ग समझौता 1675। तो ये क्या था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, रासायनिक हथियारों के यूज़ को कम जो बंद करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्या नाम था, स्ट्रासबर्ग समझौता, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। यह जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो पॉइजन बुलेट, मतलब जो विषाक्त गोलियां या जहरीली गोलियां थी, उसके यूज़ पर रोक लगाने के लिए इस पर साइन किए गए थे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखिए 1874 में युद्ध संबंधी कानून और प्रथाओं पर जो ब्रुसेल्स कन्वेंशन थी। ठीक है, तो इसके उद्देश्य जो है, उद्देश्य हेतु हस्ताक्षरित किया गया था। क्या क्या उद्देश्य थे, तो विषैले या जहरीले हथियार की तैनाती पर प्रतिबंध करना। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, हल्का फुल्का अंदर का याद रखिएगा क्या किस लिए ये किया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो अनावश्यक जो जीवन को बाधित करने वाले हथियार, आयुध या जो सामग्री होती है उसके उपयोग पर रोक लगाना। हालांकि इस समझौते को कभी भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए हेग कन्वेंशन 1899। ठीक है, इसको आप काफ़ी बार पढ़ते होंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो है हेग शांति सम्मेलन के दौरान इसे लागू किया गया था, हेग कन्वेंशन। तो ये हेग है कहाँ पे, ये एक्चुअली नीदरलैंड के अंदर एक सिटी है। ठीक है, तो अनुबंध करने वाले जो पक्षकार जो देश थे उनके द्वारा जो आयुधों या फिर जो सामग्री होता है उसके उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में सहमति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, जिसका प्रयोग केवल जो श्वसा मतलब सांस को जो रोकने वाले या फिर हानिकारक जो गैस होते हैं इसके प्रसार हेतु किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो श्वसा अवरोधी या जहरीली या अन्य गैस होते हैं उसका यूज़ और जो युद्ध के बैक्टीरियोलॉजिकल जो तरीके होते हैं उसके निषेध के लिए प्रोटोकॉल जो 1925 में लागू किया गया था। ठीक है, सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में। देखिए इसका नाम क्या है, श्वसा अवरोधी, जहरीली या अन्य गैसों के उपयोग और युद्ध के बैक्टीरियोलॉजिकल तरीकों के निषेध के लिए प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसे क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो रासायनिक युद्ध की भयावह पर सार्वजनिक आक्रोश था उसके कारण और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, 1925 में लागू हुआ था। हालांकि यह प्रोटोकॉल रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन या भंडारण को प्रतिबंधित नहीं करता था। ठीक है, 1925 वाला यह केवल युद्ध में जो रासायनिक और जैविक हथियार है उसके यूज़ को प्रतिबंध करता था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, SCRI, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन से देश थे, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की। और अगर हम बात करें तो इसे जो है जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था SRI को। ठीक है, तो ये है क्या, सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो आपूर्ति श्रृंखला जो लचीलापन होता है
उसमें क्या किया जाता है, जो आपूर्ति करने वाले राष्ट्र होते हैं ना, उनका एक समूह बना दिया जाता है, ठीक है, जिस पर जो निर्भर होते हैं ना कुछ देश, या फिर किसी देश या उनके मतलब जो उनका ग्रुप होता है जो दूसरे देशों से मतलब अपने उसके लिए आयात करवाता है सामान को, ठीक है। तो उनका क्या होता है, उससे उनकी आपूर्ति जोखिम जो होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो उससे वो उनसे जो है हेल्प लेने के लिए एक जो आपूर्ति करने वाले राष्ट्र होते हैं उनका समूह बना दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अब भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनका एक ग्रुप बनाया गया है, तो इसी टाइप से ये जो है कार्य करता है। तो प्रारंभ में इसे जापान ने जो है वो किया था, प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो अंततः मजबूत, स्थायी और संतुलित समावेशी विकास को प्राप्त करने की जो दृष्टि है उससे आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करने हेतु एक सूचक्र का निर्माण करना। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था, आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करना। तो यह जो है ध्यान केंद्रित करेगा, किस पे ध्यान केंद्रित करेगा, तो जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला होती है उसके लचीलेपन के संबंध में जो सर्वोत्तम तरीके के जो साझाकरण होंगे, मतलब ये दो जो देश हैं आपस में जो टेक्निक होती है इसकी उसका साझाकरण करेंगे, जिससे जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है वो मजबूत होगी, ठीक है। उसके अलावा जो हितधारक होते हैं उनको अपनी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके विविधीकरण की संभावना का पता लगाना, मतलब किस टाइप से जो वो अपना आपूर्ति जोखिम है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन तीनों देशों ने और क्या किया है, तो जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसका अधिकतम यूज़ जो है उसको बढ़ावा दिया है, और उसके अलावा जो व्यापार एवं निवेश के विविधीकरण है उसके संबंध में भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ठीक है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है SCRI की, किसी एक देश पर जो है अति निर्भरता को कम करना, ठीक है। मतलब ये जैसे 3 देश हैं, तो मान लीजिए पहले जैसे कि अब चाइना को देखा जाता है कि काफ़ी सारे देशों की हेल्प करता है वो, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो ग्रुप है ये ऐसे देश को भी मतलब काउंटर करेगा, ठीक है, एक देश की जो निर्भरता है उसको कम करेगा। तो ऐसे में जो एक देश के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको कम किया जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए उनके पास जो देने के लिए जो हेल्प है वो कम पड़ जाती है अगर एक देश पे, तो इससे जो आयात करने वाले देश है ना उनकी जो परिस्थिति है वो लाचारी का अनुभव करना उन्हें पड़ सकता है, ठीक है, अशक्तता जो है वो अनुभव करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए भविष्य के व्यवधान है उनसे भी मुक्ति हेतु, तो इससे और क्या हो सकता है, जो लचीली हमारी आपूर्ति श्रृंखला है उससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी एक देश हेल्प ले रहा है, कल को अगर 10 देश हेल्प लेंगे तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो शीघ्रता से रिकवर करने में सक्षम होंगे। मतलब जो ग्रुप ऑफ जो हमारा आपूर्ति देने वाला जो है, आपूर्ति जो जोखिम उसको कम करने वाले जो देश मिलके जो बनाते हैं उस ग्रुप को, तो उनके लिए जो है जल्दी से वो रिकवर कर पाएंगे इसमें। पर जो ये हमें लचीली आपूर्ति श्रृंखला है इसको अगर मतलब बनाना है तो इसके लिए हमें रिकवरी भी करनी होगी, मतलब जो देश देंगे वो रिकवरी भी तो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, मतलब वो देश क्या कर सकते हैं, मूल स्थिति में जब वापस जाकर जो बाजार हिस्सेदारी और वित्तीय प्रदर्शन है इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारा रिकवरी पीरियड आएगा, ठीक है। मतलब जैसे अभी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये देंगे तो कल को रिकवरी भी करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें बाजार हिस्सेदारी और वित्तीय प्रदर्शन को अपना अच्छा करना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो कोविड-19 के प्रभाव हैं, तो कोविड-19 ने जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है उसकी काफ़ी सारी जो खामियाँ होती है उसको दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कोविड की वजह से क्या हुआ, जो हम उत्पादन होता है वो नहीं हुआ, ठीक है, वो अवरुद्ध हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हम अंतिम उत्पाद जो वैश्वीकरण में वितरण करते हैं उसको भी इसने काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। उसके अलावा वैश्विक व्यापार में तनाव की स्थिति है, तो जैसे कि चाइना और USA में जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसकी वजह से जो आपूर्ति श्रृंखला थी उस पर भी जो है उससे भी जो है नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, और जो आर्थिक राष्ट्रवाद था उसको प्रोत्साहित किया गया। एग्जाम्पल के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में जो गोमास और जो चाइना देता था उसको भी जो है इसके अंतर्गत जो है लक्ष्य किया गया था, मतलब बताया गया था, तो इस पर भी जो है ट्रेड का इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। उसके अलावा चीन को व्यापारिक स्तर पर अलग थलग करना, तो इससे क्या किया जा सकता है, SCRI से जो चाइना का जो जैसे फार्मास्यूटिकल होता है, अर्धचालक जो सामरिक आपूर्ति श्रृंखला है, मतलब उसको जो है हम कम कर सकते हैं, जो देशों की निर्भरता है चाइना पे, उससे इसके जरिए हम SCRI के जरिए उसको कम कर सकते हैं, और चाइना को व्यापारिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, व्यापारिक स्तर पर अलग थलग हम कर सकते हैं, ठीक है, SCRI के जरिए। उसके अलावा भू राजनीतिक, तो इसे जो SCRI है इसे जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें जो आक्रामक चीन है उसका सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के गठबंधन को विकसित करने के संगठित प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। SCRI के समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें तो ये तीनों ही देश क्या हैं, जो इनको प्राथमिक वस्तुएं जो चाहिए वो चीनी जो निर्यात है उस पर अत्यधिक निर्भर है, ठीक है। इसलिए चाइना से जो अलग होकर आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन जो कर पाना है वो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए
अगर हमें मतलब किसी देश अलग देश में या फिर क्षेत्र में अगर हमें जो सप्लायर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपूर्तिकर्ता अवसंरचना होता है, उसको बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक समय और धन की जो है आवश्यकता होती है। मतलब चाइना पे जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए जो सप्लायर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाना है, ठीक है। पर उसके लिए टाइम और जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम सरकारी मदद भी लेते हैं तो भी किसी देश को कच्चे माल या उत्पादों की आपूर्ति जो क्षमता वाले हमारे जो स्थानीय आधार होते हैं, मतलब जो स्थानीय आधार हैं, उसको निर्मित करने में जो है वर्षों लग सकते हैं। अधिकांश जो उद्योग है वो जो आज है वो आधुनिक तकनीकों जैसे कि ऑटोमेशन, रोबोटिक, मैन्युफैक्चरिंग आदि पर जो है बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, जिसे मतलब लीन मैन्युफैक्चर भी कहते हैं, जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है और बर्बादी कम होती है, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे परिष्कृत जो उपकरण होते हैं उसके लिए वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं वो उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो कच्चे माल होते हैं वो सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। जैसे कि ग्रेफाइट और लिथियम जो कच्चे माल हैं वो सिर्फ सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए तो इतना पैसा लगाने के बाद जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो उसे जो अगर वैश्विक उस पर बेचना है, दूसरे देशों में बेचना है, तो उसे उसकी कीमत को कम रखना होता है, क्योंकि जैसे कि जो दूसरे देश में होते हैं वो उपभोक्ता कम कीमतों पर ही उत्पाद को क्रय करने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। विशेषकर हमारे जो कोरोना का टाइम है उसके टाइम पे, ठीक है। तो इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? सबसे पहले स्रोतों का विविधीकरण। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई कारखाना, आपूर्तिकर्ता या फिर कोई क्षेत्र है, ठीक है, उन पर अति निर्भरता की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह के और आपूर्तिकर्ता कारखाने या क्षेत्र हम ढूंढ सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके एरिया में आप कहीं से शूज़ लेते हैं, ठीक है, आसपास कोई कारखाना है, तो आप एक ही पे जाने की बजाय अगर मान लीजिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी बजाय दूसरा अपने आसपास थोड़ा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आसपास कोई ज़्यादा से थोड़ा दूर होगा तो वहाँ से भी आप 2 या 3 को मिला के वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर मान लीजिए वो कारखाना बंद हो जाए तो आपकी इससे जो है जो उच्च जोखिम वाले स्रोत होते हैं उन पर निर्भरता जो है अति निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सुरक्षा स्टॉक बनाए रखना। इसके अलावा इसके अंतर्गत कंपनियां जो होती हैं उन्हें अतिरिक्त भंडार की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। तो जब व्यवधान की स्थिति होती है, मतलब जब ज़्यादा मात्रा में हमें वो सामान चाहिए होता है, तो उससे क्या होगा, उस समय पे जो है उनको जो है जो भंडारण से हम दे सकते हैं और जो राजस्व क्षति होती है उससे उसको कम करने में ये सहायक होगा, ठीक है। उसके अलावा जो नवाचार होता है अर्थात नई तकनीकों के विकास को जो प्रोत्साहित करना है, तो इनका यूज़ करना चाहिए, जैसे 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, निरंतर प्रवाह विनिर्माण, ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, इन प्रौद्योगिकी का अगर हम यूज़ करते हैं तो कंपनियों की जो लागत है वो कम होगी और विनिर्माण जो उत्पाद है उसमें लचीलापन आएगा, ठीक है। ये कारखानों को पर्यावरणीय रूप से संधारणीय भी बनाती है। उसके अलावा देखिए नियर शोरिंग जो होता है, ये क्या होता है, तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पे गेहूँ उग रहा है, ठीक है, भारत के किसी कोने में गेहूँ उग रहा है, तो क्या करते हैं वहाँ पे, तो जैसे बिस्कुट की फैक्ट्री उसके आसपास लगा देना, ठीक है, निकट देश में आउटसोर्स करना, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो हमारा जैसे कि वहाँ से हम गेहूँ लाते हैं फिर यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, तो हम डायरेक्ट जो कंपनियाँ होती हैं आसपास की वो उसके आसपास ही बसाना शुरू कर दें, ठीक है। ये एक तरह का नियर शोरिंग मेथड कहलाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं हमें और डायरेक्ट उन्हें हम जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए अफ़गानिस्तान से अगला टॉपिक क्या है, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। तो ये अमेरिका का जो है सबसे लंबा युद्ध था। तो मतलब जो अमेरिका ने घोषणा की कि 11 सितंबर 2021 को, मतलब 20 साल हो जाएंगे 9/11 हमले को, तो वहाँ उस समय पे जो है अफ़गानिस्तान से जो सभी अमेरिकी सैनिक हैं उनकी निकासी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो जो 9/11 हमला था उसके खिलाफ में जो है तालिबान सरकार के विरुद्ध सैन्य अभियान जो है आरंभ हुआ था, जिसमें जो USA है उनके द्वारा जो नाटो सहयोगी है उनके साथ अलकायदा और अफ़गानिस्तान में जो है उसे आश्रय एवं समर्थन प्रदान करने वाली जो तालिबान सरकार थी उसके अगेंस्ट में चलाया गया था। तालिबान का जो है 1990 के दशक में प्रारंभ में तेज़ी से उदय हुआ और 96 से लेकर 2001 तक उसने जो है अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। और तालिबान के द्वारा ही जो है अफ़गानिस्तान में जो शरिया कानून है उसके एक क्रूर संस्करण को लागू किया गया था, ठीक है। इसमें सार्वजनिक फांसी, अंग विच्छेदन और महिलाओं के सार्वजनिक जीवन पर जो प्रतिबंध होता है वो शामिल थे। तो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है जो कंट्रोल बाय तालिबान, जो भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय तालिबान थी, ठीक है। यहाँ फिगर में थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप। तो उसके अलावा देखिए जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका है उसके लगभग 14,000 सैनिक तैनात थे, जो क्या करते थे वहाँ पे जब मतलब रह रहे थे, अब तो चले जाएंगे 11 सितंबर में। तो वो जो अफ़गान सरकार है उनको जो है प्रशिक्षण, परामर्श और सहायता प्रदान करते थे ताकि वो तालिबान समूह के किसी भी जो पुनरुत्थान है उसको रोक सके, ठीक है।
उसके अलावा देखिए अमेरिका द्वारा संचालित यह सैन्य युद्ध लगभग 20 वर्षों से जारी है। इससे जो है अमेरिका को काफ़ी जो है आर्थिक क्षति हुई है और मानवीय क्षति भी हुई है कहीं ना कहीं पर। उसके अलावा परंतु तालिबान पर स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं की जा सकी अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अफगानिस्तान में हवाई हमला होता है उसमें हर साल जो है 39% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी हैं। हालांकि इन 20 सालों में जो मध्यवर्ती अवधि थी इनकी, उसमें जो है तालिबान के जो प्रभाव है उसको कम किया गया और एक निर्वाचित अफगान सरकार को जो है स्थापित किया गया। पर फिर भी जो है इसका जो अफगानिस्तान का 1/3 हिस्सा है वो विवादित क्षेत्र अभी भी बना हुआ है, ठीक है। ये अफगानिस्तान की देखिए लोकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, कैस्पियन सी कहाँ पे है, ईरान और ये सब, मतलब आपको जैसे पता ही करंट टॉपिक से आता ही है, मेंस में आ जाएगा, अगर प्रीलिम्स में तो इससे कुछ खास बनने के वो है नहीं चांसेस। उसके अलावा देखिए 2020 में अमेरिका और तालिबान के मध्य क्या हुआ था, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत जो है जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान है उसमें स्थायी शांति स्थापित होगी और अमेरिकी जो सैनिक है वो स्वदेश वापस जाने के लिए राजी हुई, ठीक है। अब देखिए जो ये शांति है ये किस पर डिपेंड करेगी, जो वहाँ की सरकार है और जो तालिबान है उनके बीच जो अंतर्वार्ता होगी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जब अमेरिका जो है वापस लौट जाएगा उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो भविष्य है उसको बहुत अनिश्चित बना देगा, ठीक है। तो इससे जो है जो इसका इफेक्ट है वो आसपास के देशों और भारत पर भी इसका जो है भू राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो क्षेत्र के लिए अगर निहितार्थ देखें हम तो सबसे पहला है अफ़गानिस्तान की प्रगति का व्युत्क्रमण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो शांति वार्ता है दोनों के बीच, तो उससे क्या होगा, जो तालिबान है उसको राजनीतिक परिदृश्य में जो है वैध हिस्सेदारी मिलने का एक अवसर हो सकता है, ठीक है। पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अफ़गान सरकार है उन्होंने जो भी लोकतंत्र और जो जीवन स्तर पर जो प्रमुख प्रगति प्राप्त की है वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए फिगर में क्या दिया है, तो अमेरिका तालिबान शांति समझौते के 4 पर्पज़ उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले संघर्ष विराम की घोषणा कर हिंसा का अंत कर देना, उसके अलावा स्थायी शांति के लिए एक अंतर अफ़गान संवाद, उसके अलावा अप्रैल 2021 तक अमेरिकी सेना की वापसी हो, उसके बाद तालिबान अलकायदा जैसे आतंकी जो संगठन है उनसे जो है अपने संबंधों को समाप्त कर ले, ठीक है। उसके बाद देखिए जो गृह युद्ध का खतरा है इसके बाद, तो इसके अंतर्गत तो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो गुटों में विभाजित है और ये देखा गया कि वो क्या करते हैं, तालिबान जो है उसको समर्थित करते हैं, ठीक है। पर हाल ही के टाइम में ये देखा गया जो अमेरिकी नेतृत्व वाली जो वो है उसको भी समर्थन उनका मिला है उन गुटों का, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो नवीन लोकतांत्रिक अफ़गान सरकार है उसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। परंतु रिसेंट के कुछ कार्य हुए हैं जिसकी वजह से जो है अमेरिका के साथ उनके जो समर्थन था वो पीछे हट गया, ठीक है। जैसे कि रूस और ईरान पर प्रतिबंध, उसके अलावा जो चाइना से जो ट्रेड वॉर हुआ, ठीक है। तो इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो स्थापित सामंजस्यता अब खत्म हो गया और इससे क्षेत्र में और उसके आसपास पुनः गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, मतलब अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच में। उसके अलावा देखिए वैश्विक जो शरणार्थी संकट है, तो इससे जो 1979 से 2002 तक जो जातीय जो अंतर जातीय संघर्ष था वो चल रहा था, वो दोबारा से मतलब उभर के सामने आ सकता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो जो वैश्विक शरणार्थी संकट है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, जिसका असर कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो यूरोप के जो क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक स्थिरता है वो भी इससे बाधित हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा सत्ता समीकरण में परिवर्तन, तो देखिए अमेरिका के वापस जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब मतलब अफगानिस्तान में क्या हो जाएगा, शक्ति शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे जो निकटवर्ती जो शक्तियाँ हैं वो इसमें अधिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकती हैं, ठीक है। नीचे अभी बॉक्स में दिखाया गया है कौन से देश का क्या हित है, तो वो क्या करेंगे, केवल स्वयं के हितों के संरक्षण को प्राथमिकता देंगी, ठीक है। अब देखिए आतंकवाद का पुनरुत्थान, इसके बाद तो अफ़गानिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट है वो पहले से ही सक्रिय है, उसके अलावा और भी आतंकवादी जो संगठन है वो वहाँ पे सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक शक्ति शून्यता जो है हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है उन पर हमलों की योजना बनाने और संपादित करने के लिए उनको जो आतंकवादी संगठन है उनको अधिक समय, स्थान और संसाधन संबंधी अवसर प्राप्त हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो अफ़गानिस्तान में जो है कुछ सबसे सक्रिय जो आतंकवादी समूह हैं मध्य एशिया मूल के हैं, जैसे कि खुरासान प्रांत स्थित जो इस्लामिक स्टेट है जिसकी तालिबान के विपरीत व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ भी हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है विभिन्न देशों के हित देखिए, सबसे पहले रशिया का देखते हैं। तो चाइना के सिर्फ इसमें क्या है, सुरक्षा चिंताओं के लिए मतलब वो उसके जो है हित हैं, ठीक है। तो सुरक्षा चिंता में क्या आता है, मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव दुर्व्यवहार, अवैध प्रवास और आतंकवाद जैसे कार्य इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब देखिए चाइना की अगर बात करें, मतलब ऊपर वाला रशिया के लिए था, ये चाइना के लिए। तो चाइना में क्या है, अफ़गानिस्तान चीन के लिए सुरक्षा और आर्थिक जो दृष्टिकोण है उससे महत्व रखता है। जैसे कि अगर अफ़गानिस्तान में मान लीजिए अस्थिरता होती है
तो जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक गलियारा है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। और जो चाइना के अंदर वो है शिनजियांग है, वहाँ पर जो उइगर अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनके बीच में मतलब इससे जो है जो अशांति है उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त अफ़गानिस्तान के अंदर क्या है, दुर्लभ मृदा जो खनिज भंडार है वो विद्यमान है, तो इसकी वजह से चाइना इस देश में जो है इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित है, क्योंकि यह स्वयं को अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ईरान है उसका क्या हित है, तो अगर तालिबान की ज़्यादा मौजूदगी होगी अफ़गानिस्तान में तो अफ़गानिस्तान क्या होगा, वो उसको जो है सऊदी अरब के जो प्रभाव वाला क्षेत्र है उसमें परिवर्तित कर देगा। यह एक ऐसा कदम होगा जो ईरान की जो क्षेत्रीय स्थिति है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। अब देखिए पाकिस्तान के क्या हित है, यह क्या करेगा, अफ़गानिस्तान में जो भारत का प्रभाव है उसको प्रतिसंतुलित करेगा कहीं ना कहीं, और उसके अलावा जो कश्मीर में अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसके लिए जो तालिबान के नेतृत्व वाले जो अफ़गानिस्तान है उसको जो है यूज़ कर सकता है पाकिस्तान द्वारा, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक, मतलब इसी में टॉपिक में फिगर में क्या दे रखा है, तो ये क्या दे रखे हैं, 5 स्तंभ जो अफ़गानिस्तान के साथ भारत के विकास आधारित साझेदारी का आधार है, ठीक है। तो कौन से 5 स्तंभ है, सबसे पहले मानवीय सहायता, उसके अलावा आधारित संरचना, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं मानवीय जो सहायता उसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जो भारत है वो अफ़गानिस्तान को क्या क्या दे रही है बताया गया है। तो अफ़गानिस्तान को 1.1 मिलियन जो है मिलियन MT मतलब मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति देगा। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य अस्पताल है संस्थान है सॉरी, इसमें क्या है 400 बिस्तरों वाला एक अस्पताल है जो पूरे देश के बच्चों के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। ये हमारी मानवीय सहायता थी। अब आधारिक जो सहायता है उसमें क्या है, जो जारंज से डेलाराम, ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था, उस तक क्या है 218 किलोमीटर की सड़क जिसके माध्यम से जो ईरान सीमा है उस तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में हमें सहायता मिलेगी, ठीक है। ये हमने मतलब वहाँ अफ़गानिस्तान से हम बना रहे हैं। उसके अलावा पुल ए खुमरी, इससे जो है काबुल तक 220 किलोवाट जो है DC ट्रांसमिशन डायरेक्ट करंट जो होता है उसका ट्रांसमिशन लाइन, और जो चिमतला है उसमें जो है 220 या 110 या फिर 20 किलोवाट सब स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध जो सलमा बांध है, अफ़गानिस्तान की नई संसद, ठीक है। उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी क्या है, तो चाबहार बंदरगाह का विकास जो कि कहाँ पे है, ईरान में है, ठीक है। वर्ष 2017 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया गया था 2017 में। अब देखिए आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में निजी निवेश को बढ़ावा, जैसे कि 2017 में जो आयोजित भारत अफ़गानिस्तान व्यापार और निवेश कार्यक्रम उसके माध्यम से किया गया था, ठीक है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो 31 प्रांत हैं उसमें उच्च प्रभाव वाली जो सामुदायिक विकास है उसकी 116 नई परियोजना है। अब देखिए यहाँ पे क्षमता निर्माण में क्या क्या किया गया, तो भारत में जो है 3500 से अधिक जो अफ़गानी नागरिक हैं वो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, 3500 से ज़्यादा। उसके अलावा भारतीय जो संस्कृति संबंध परिषद के अंतर्गत जो अफ़गान नागरिक हैं उनको प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के 500 स्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। ये सब हमारी जो है वो है जो योजनाएं हैं दोनों देशों के बीच चल रही हैं। अब देखिए भारत के लिए चिंताएं क्या है इसमें, तो सबसे पहले मौजूदा दृष्टिकोण की जो सीमाएं हैं, तो ऐसे में भारत की चिंताएं क्या है, भारत क्या है सदैव से ही जो अफ़गानिस्तान में वो स्थायी शांति और सुलह के लिए एक अफ़गान वकील नेतृत्व जो अधीन है और अफ़गानी जो स्वामित्व अधीन है और अफ़गान जो नियंत्रण अधीन है उस प्रक्रिया का समर्थन रहा है। और ऐसे में अगर जो तालिबान है वो अफ़गान के साथ अगर सत्ता साझाकरण करती है तो इससे जो है भारत जो है बहुत ही सुभेद्य और अलग थलग पड़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो सुरक्षा संबंधी जोखिम है, तो देखिए सुरक्षा संबंधी जोखिम क्या है, तालिबान और जो ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके जो है घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो तालिबान है वो भारत में आतंकी गतिविधि को जो है बढ़ा सकता है। किसके थ्रू बढ़ाएगा, तो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है प्रशिक्षित और वित्त पोषित करता रहता है उन्हें, ठीक है, तालिबान। तो इसी के परिणाम स्वरूप 2001 में जो संसद का हमला हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो हकानी नेटवर्क है, इन जैसे जो आतंकी संगठन है उन्होंने क्या किया, जो अफ़गानिस्तान में भारतीय कामगार और संस्थान थे ना उनको लक्षित किया गया इसके द्वारा। तो अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान का जो है प्रभाव अफ़गानिस्तान पर बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत को आतंकवाद के प्रति अधिक संवेदनशील ये बना देगा, ठीक है। सामरिक हितों के सक्षम जोखिम, 2001 से भारत क्या कर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ जो संबंध है वो मजबूत कर रहा है। इसके लिए भारत ने क्या किया था
2001 के बाद से $3 बिलियन की जो है विकासात्मक सहायता प्रदान कर चुका है। तो पिछले 20 सालों में मतलब भारत जो है पाकिस्तान को एक तरह से रणनीतिक घेराव करने के लिए और जो पाकिस्तान के सामरिक गहनता के सिद्धांत है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो डॉक्ट्राइन है, उसको विफल करने के लिए जो है अपनी उपस्थिति का उपयोग करने में सक्षम रहा है। किसमें? अफगानिस्तान में, ठीक है। पर अमेरिका की वापसी से जो अफगानिस्तान में भारत की स्थिति है वो परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए उसके अलावा सुरक्षा तंत्र का अभाव। तो पहले जो भी भारत हेल्प करता था अफगानिस्तान में, उनको क्या होता था, जो यूएस से और उनके संबंध सैन्य बल थे उनके द्वारा समर्थन प्राप्त होता था। और उनके जाने के बाद भारत को ऐसा करने के लिए नए जो वो होते हैं ना, भागीदार होते हैं, उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है, अपने जो कार्यक्रम और हित है उनको पूरा करने के लिए। अब देखिए भारत के लिए आगे की राह क्या होगी इसके लिए। तो अगर भारत की बात करें तो सुरक्षा और शांति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने में भारत हमेशा आगे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भारत को अब जो अपनी प्राथमिकता है उनको चेंज करना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज किया जा सकता है? तो रणनीतिक रूप से सशक्त जो तालिबान है उसके साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करना। तो मतलब तालिबान को भी हम एज ए सरकारी माने, तो नेक्स्ट जो सरकार बने तालिबान की, तो उनके साथ हम अच्छे संबंध रख सकते हैं। इससे हमारे जो मध्य एशिया ऊर्जा बाजार और व्यापक कनेक्टिविटी है, ऐसी जो परियोजना है उनमें भारत की भागीदारी जो है प्रयास शामिल होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो युद्धग्रस्त देश है उससे उत्पन्न होने वाले जो अपनी सुरक्षा के समक्ष खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक अधिक मुखर और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो अफगानी खुफिया सेवा है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय है उसके साथ जो है बेहतर संयोग भारत को अपने हितों के संरक्षण में सक्षम बना सकता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो निरंतर प्रशिक्षण और निवेश। तो उसके लिए भारत क्या कर सकता है? जो अफगान के सुरक्षा बल हैं उनको अधिक सैन्य प्रशिक्षण दे सकता है और उनके दीर्घकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में जो है निवेश कर सकता है। उसके अलावा हिंसा के जो निरंतर बढ़ते स्तर है और अफगान अर्थव्यवस्था पर जो कोविड-19 का प्रभाव है उसको देखते हुए भारत जो है अपनी विकासात्मक सहायता का विस्तार कर सकता है अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो इसके लिए भारत क्या कर सकता है? जो ईरान और रशिया है उनसे जो है अपने संबंधों को व्यापक बना सकता है। उसके अलावा चाइना के साथ जो सहयोग के अवसर होते हैं उनकी सर्च कर सकता है, अन्वेषण मतलब खोज करना, उनकी खोज कर सकता है। उसके अलावा अफगानिस्तान पर जो यूएसए का जो भी वो होगा, मतलब जो सोच रहा होगा यूएसए, तो उसके साथ एक साझा आधार जो है, मतलब जो भारत जो यूएसए सोच रहा है उसी को जो है भारत सोच रहा हो, तो दोनों का सेम बेस हो, तो ऐसा आधार खोजने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। व्यापक राजनयिक संलग्नता। तो भारत को क्या करना चाहिए? अफगान सरकार से सुलह के लिए एक जो है विशेष राजदूत जो होता है वो नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। तो यह सुनिश्चित कर सके कि जो प्रत्येक बैठक हुई है अफगानिस्तान में उसमें जो है भारतीय विचार व्यक्त किया जाए और अफगान सरकार और अन्य जो राजनीतिक अभिकर्ता है उसके साथ अपनी जो संलग्नता है उसको व्यापक बनाया जाए और कुछ तालिबानी जो प्रतिनिधि है उन तक भी क्या की जाए? पहुँच स्थापित की जाए। तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो भारत के अब जो है अग्र सक्रिय भूमिका निभाने का समय आ गया है, ठीक है। यह भूमिका क्या करेगी? अफगानिस्तान में शांति और विकास संबंधी गतिविधियों के जो निर्बाध संचलन होगा उसको सुनिश्चित करने में सक्षम। तो अगला टॉपिक है ईरान परमाणु समझौता, ईरान न्यूक्लियर वेपन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान है उसके मध्य जो जारी यूरोपीय संघ की मध्यस्थता, मतलब यूरोपीय संघ क्या कर रहा है, इनकी दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी वाली जो अप्रत्यक्ष इनके बीच में वार्ता हो रही है उसकी वजह से अमेरिका के जो संभावित पुनः प्रवेश के साथ ईरान परमाणु समझौता के जो पुनरुद्धार है उसकी अपेक्षा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ईरान परमाणु कार्यक्रम है क्या? तो ईरान ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो जो है अमेरिका की मदद से किया था, एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु, जो 1950 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए ईरान ने जो वर्ष 1968 था उसमें जो NPT थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब अपसार संधि जो होती है, इस पर जो है साइन किए थे जो उसके 62 मूल हस्ताक्षरकर्ता देश थे उनके साथ, और 1970 में इसकी जो है पुष्टि भी की थी। किंतु 2005 में क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने ईरान में जो है जो NPT जो उसने ट्रीटी साइन की थी उसका उसे गैर अनुपालन का दोषी पाया, ठीक है। जिसकी वजह से UNSC थी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने जो है ईरान पर कुछ जो परमाणु प्रतिबंध है वो आरोपित किए। परंतु इन परमाणु जो प्रतिबंध है इनको हटाने के लिए 2015 में जो है कुछ मतलब जो इन पे प्रतिबंध थे उनको राहत देने के लिए जो निरीक्षण की सुगमता थी, मतलब जो निरीक्षण किया जा सके ऐसी सुगमता के साथ जो है परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई।
अब देखिए ये फिगर में दिखा रखा है यूरेनियम एनरिच प्रोसेस होता क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 0.7% U-235 होता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए लो एनरिच में क्या होता है, 5% U-35 होता है। मतलब U-35 क्या होता है, जितना बढ़ता जाएगा उतना हम जो वेपन ग्रेडेड वो होता है ना, जो मतलब वेपन हम चलाते हैं, परमाणु का हथियार जो चलाते हैं उसको बनाने के लिए ग्रेड होता है U-235 का, ठीक है। उसके बाद देखिए हाई अनरिच में क्या होता है, 20% U-35 होता है। और जो वेपन हम चलाते हैं यूरेनियम का, उसमें U-35 कितना हो जाता है, 90% हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है इसमें हल्के डॉट है, ये यहाँ पे फिगर में थोड़ा उल्टा दे रखा है। ये जो है हल्के डॉट यहाँ पे 238 है, ठीक है। और देखिए फर्स्ट में जैसे है तो U-235 0.7% एक डॉट है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते एंड में जो क्या हो जाता है, U-235 कितने हो जाते हैं, तो 90% हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये फिगर में ये तो ये डॉट उल्टे कर ये डार्क वाले U-235 होंगे या फिर U-238 लाइट वाले होंगे, ठीक है। तो इस ये जो है ईरान इज़ लिमिटेड टू, ईरान कितने पे लिमिट है, U-235 3.67% करने तक, ठीक है। अब देखिए इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ U-235 एटम बाय रिमूविंग U-238 मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब। जितना मतलब U-235 बढ़ता जाएगा उतना जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के पास पहुंचता जाता है। अब देखिए ये समझौता है क्या, ईरान परमाणु समझौता। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो जॉइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA भी इसके रूप में भी इसे जाना जाता है। तो 2015 में क्या हुआ था, ईरान और जो P5 मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी, P5+1 देश थे, इनके मध्य एक जो है समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया, तो UNSC जो था उसने इसका मतलब समर्थन किया। और इसमें एक जो है जो समझौता था वो पारित किया 2031 तक के लिए। तो उसमें क्या किया गया, जो इसका पर्पज़ क्या किया गया, तो जो वो है ईरान है उसकी परमाणु हथियार प्राप्त करने की क्षमता को कम करना और आर्थिक प्रतिबंधों को शिथिल करना था, ठीक है। देखिए फिगर में जैसे कि दिखाया गया है, तो 3 पार्ट है फिगर में, स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये हमने डायरेक्ट करंट अफेयर में भी किया गया था। तो इसमें जो है कैप लगाई गई ईरान पे 3.67% तक, जो हमने ऊपर देखी। उसके अलावा जो है स्टॉक करने का मतलब उसको माल को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 300 kg यूरेनियम जो है वो स्टॉक कर सकता था। रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूजेज, एक सेकेंड, सेंट्रीफ्यूजेस विद लिमिटेशन ऑन R&D एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूजेस क्या होता है, जिससे हम जो 238 होता है उसको कन्वर्ट करते हैं 235 में, ठीक है। तो इसके जो है इंस्टॉलेशन को कम किया गया। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को क्या किया गया, लिमिट किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी, मतलब एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करते रहना न्यूक्लियर फैसिलिटी को। अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी बाय IAEA, ठीक है। इसके द्वारा जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंस्पेक्शन किया जाना उसका, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट एक्टिविटी बाय IAEA, ठीक है। इसके बारे में ऊपर देखा था हमने। उसके अलावा रिलीफ टू ईरान फ्रॉम सैंक्शन, जो भी सैंक्शन थे उसके इन सब के बदले में उसे जो है जो रिलीफ है वो दिया गया, ठीक है। एंड ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंशियल सैंक्शन बाय USA, ठीक है। ट्रेड का एंड किया गया और जो फाइनेंशियल सैंक्शन थे उनको भी हटा दिया गया, ठीक है। एंड ऑफ ऑयल एम्बरेज बाय EU, जो ऑयल एम्बरेज था उसको जो है हटाया गया EU के द्वारा। एंड अलाउ ईरान एक्सेस टू स्विफ्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अलाउ किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम को जो है लगा सकता था ईरान, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पेज पे क्या दिया, तो JCPOA का कालक्रम। तो JCPOA है क्या, वही ईरान परमाणु समझौता है जो। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो USA था उसने ईरान पर जो है गैर परमाणु प्रतिबंध लगाए, ठीक है। इनके अंतर्गत क्या किया गया, जो नए प्रतिबंध थे उनके लिए आतंकवाद और मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनको आधार बनाया गया। उसके अलावा जो UN की एक रिपोर्ट थी उसमें ईरान द्वारा शस्त्र प्रतिबंध के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। ऊपर हमने अभी जैसे देखा था। अच्छा ये 2017 का था। 16 में क्या हुआ था, ईरान ने JCPOA का अनुपालन शुरू किया था 2016 में। 15 की ये ट्रीटी थी और 2016 में जो है वो हुआ था। और 17 में क्या हुआ था, ऊपर हमने अभी पढ़ा। उसके अलावा 2018 में क्या हुआ था, तो इन 3 देशों ने UK, फ्रांस और जर्मनी ने इन्होंने इंस्टेक्स जो है इसकी स्थापना की। अब ये क्या था, तो इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है। ये एक तरह का व्यापार तंत्र है जिसे यूरोपीय संस्थाओं को ईरान के साथ व्यापार बनाए रखने की अनुमति
देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा यूएन की एक रिपोर्ट थी, इसमें ईरान द्वारा शस्त्र प्रतिबंध के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया, ठीक है, जो कि 2017 में हुआ था, फिर 18 में भी हुआ। फिर 19 में क्या हुआ, यूएस ने जो ईरान परमाणु समझौता था उससे अलग होने की घोषणा की 2019 में। अन्य नए प्रतिबंधों के साथ ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाए गए। उसके अलावा देखिए 2020 में क्या हुआ, तो यूएसए ने ईरानी जनरल जो कासिम सुलेमानी थी उसकी लक्षित हत्या कर दी, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो जो है इसके बाद ईरानी कैबिनेट ने JCPOA का पालन ना करने की घोषणा कर दी। अब देखिए इस जो समझौता है इसके घटनाक्रम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है 2020 में क्या हुआ, जो ट्रंप है वो हट गया और बाइडन आ गया। तो इससे जो यूएसए के पुनः प्रवेश द्वारा समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के पीछे मुख्य प्रेरक बल बताया जा रहा है, मतलब जो एग्जिट कर गया था वो दोबारा इसमें आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा समझौते के पुनः प्रवर्तन का सभी हितधारकों पर क्या प्रभाव होगा, तो सबसे पहले जो ईरान है उस पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध हैं वो क्या होंगे, हट जाएंगे, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। पर इसके साथ ही जो यूरेनियम जो हमारा समझौता था, जो मतलब वो था 2015 में समझौता किया गया था, और उसके लिए कुछ जो शर्तें हैं उसको ईरान को मानना होगा। उसके अलावा देखिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो देश हैं, तो अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया सहित अन्य देशों का उद्देश्य क्या होगा, ईरान की परमाणु जो संवर्धन क्षमता है उसको कम करना, ठीक है। हालांकि यूएसए जैसे देश जो हैं वो समझौते से संतुष्ट हैं, किंतु ईरान के पड़ोसी देश परमाणु कार्यक्रम पर कठोर नियंत्रण चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ईरान के आर्थिक जो भागीदार हैं, तो इसके आर्थिक भागीदारों में जो मतलब ईरान से जो तेल परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है जैसे कि यूरोपीय देश हो गए, दक्षिण एशियाई देश हो गए, इनको जो है संभवतः लाभ होने की उम्मीद है अगर ये प्रतिबंध जो है हट जाता है तो। उसके अलावा ईरान के जो भू राजनीतिक भागीदार हैं, तो 2018 में क्या हुआ था, जो अमेरिका इनसे पीछे हट गया था जो ईरान परमाणु समझौते से, तो इससे ईरान का झुकाव कहाँ हो गया था, रशिया और चाइना की तरफ। जैसा कि 2019 में जो ईरान, चीन और वो था रशिया था, इन तीनों ने क्या किया था, ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया था, ठीक है। तो इससे अगर दोबारा से मतलब वो हो जाएगा, परिदृश्य आ जाएगा, अमेरिका इसके साथ आएगा, तो कहीं ना कहीं दोबारा से चीन, चाइना और रूस से क्या होगी, दूरी हो जाएगी और पश्चिमी देशों में इसका झुकाव बना रहेगा। अब देखिए इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, तो भारत जो है ईरान के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध है भारत के, ठीक है। भारत जो है ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक है और चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण पश्चिम परिवहन गलियारा है INSTC, तथा जो अशगाबाद समझौता है, ऐसी परियोजनाएं जो है भारत ईरान के मध्य रणनीतिक संबंधों को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भारत और ईरान संबंध में, तो ईरान से तेल आयात पर आरोपित प्रतिबंध का अंत हो सकता है, और 19 से ये है जो 2019 में लगाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है चाबहार बंदरगाह परियोजना का पुनः आरंभ हो सकता है, ठीक है, जो भारत वहाँ पे बना रहा है ईरान में, जो 2018 में अमेरिका के समझौते के बाहर निकलने के उपरांत से अधर में लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए समझौते के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियाँ क्या आएंगी। वैसे तो इस देशों ने जो इस समझौता है इसने काफ़ी सारे राष्ट्रों को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियाँ, जैसे कि यह समझौता अस्थायी प्रकृति का एक तो, ठीक है, अर्थात इसकी प्रयोज्यता जो है 2026 तक ही जो है लागू होती है। उसके अलावा यूएसए जो है इसके एक पक्षीय रूप से जो है पृथक होने से समझौते के अन्य सदस्यों के मध्य विश्वास में कमी उत्पन्न हो गई, ठीक है, मतलब जो यूएसए अलग हो गया था उसकी वजह से इसमें जो है विश्वास में कमी उत्पन्न हुई है। ना तो अमेरिका और उसके सहयोगी और ना ही ईरान और उसकी जनता समझौते से पूर्णतः संतुष्ट है, ठीक है, दोनों ही देशों के लोग और वहाँ के जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। इस कारण इस समझौते की जो अस्थिरता है और भंग होने के प्रति अति संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब कहीं भी ये जो है भंग हो सकता है। उसका देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, तो इसके अंतर्गत जो यूएस से दोबारा आ गया तो उसका जो है कार्यान्वयन काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि यूएस से आएगा तो रशिया और चाइना दोबारा से जो है ईरान से दूरी करेंगे, मतलब भौगोलिक जो परिदृश्य था वो फिर से चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जो कोविड-19 जनित संकट है उसका उपयोग सभी देशों द्वारा अधिक रचनात्मक और दीर्घकालिक संलग्नता के अवसर के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये यहीं पे ख़त्म है। उसके बाद देखिए अभी मुझे लगा नहीं था इतना, थोड़ा ज़्यादा ही वो एनर्जी इसमें लगती है, ठीक है। तो अभी इस क्लास को थोड़ा सा पॉज देके फिर शाम में जो है हमारा जो IR है, IR नहीं, जो हमारा इकनॉमी है और पर्यावरण है, ठीक है, वो दोनों ही शाम में अपलोड होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए उसके अलावा देखिए डेली करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब क्या बोलते हैं, मंथ के एंड में मैं भी खुद भी थोड़ा सा इनसे रिवाइज़ कर लेता हूँ एक बार, तो उसकी वजह से जो है डेली करंट अफेयर या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसी चैनल पे या फिर एक दूसरा चैनल मेरा इसी नाम से खुला हुआ है पर उस पर वीडियो अपलोड नहीं है, तो उस पर अपलोड करके जो है ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ठीक है।
तो उस पर सिर्फ डेली करंट अफेयर जो आते हैं इनसाइट के वो ही होंगे, ठीक है। तो इससे हट जाएगा, एक तो थोड़ा होच पोच हट जाएगा, और एक वहाँ पे जो है सिर्फ मंथली जो डेली आते हैं वो जो स्टूडेंट जो मतलब पढ़ते हैं, दोस्त जो भाई बहन है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप एक कोना पकड़िए, किताब पकड़िए और पढ़ते रहिए। और अगर पसंद आती वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।